चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का एक अगला टॉपिक जिसका नाम है मेक और बाय डिसीजन। अब मेक और बाय डिसीजन सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये दोनों साथ में करने लायक है। अब दोनों में फर्क क्या है जरा एक बार देखें। पहला बात नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, नाम है मेक और बाय। मेक और बाय का मतलब क्या? बाय यानी खरीदो। क्वेश्चन उठता है कंपनी क्या चीज को खरीदने वाला है? रॉ मटेरियल। तो इधर ये बाजार से परचेज करेगा सप्लायर से, या ये खुद ही बनाने बैठ जाए इस रॉ मटेरियल को, ये मेरे को डिसाइड करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और सिंस मुझे डिसाइड करना है, मुझे डिसीजन मेकिंग करना है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग लगेगा। करेक्ट? तो मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल सा एग्जांपल क्या है? मान लो मेरा एक कंपनी रॉ मटेरियल आज के दिन मार्केट से परचेज करता है सप्लायर से, जिसके लिए वो देता है 5 रुपया पर केजी। अब मान लो परचेज करने का रेट है 5 रुपया पर, भैया सप्लायर से वहां से अगर मेरे यहां तक पहुंचाएगा तो रास्ते में इंसिडेंटल खर्चा भी लगेगा। जैसे कि क्या लगने वाला है? वहां पे लोड होगा, हमारे यहां पे अनलोड होगा, रास्ते में फ्रेट का खर्चा, रास्ते में इंश्योरेंस का खर्चा, रास्ते में टोल टैक्स का खर्चा। तो जो भी खर्चा लगता है मेरे सप्लायर के वहां से मेरे यहां तक पहुंचाने में, सब रॉ मटेरियल में ऐड करते हैं। मान लो इंसिडेंटल एक्सपेंस मिला जुला कर आया है 1.2 पर केजी। यानी पता है परचेज करने का कॉस्ट कितना आएगा? 6.2 पर केजी। यानी जो खाली सप्लायर को दिए वो परचेज कॉस्ट नहीं होता, सप्लायर के वहां से मेरे यहां तक लाने का बाकी जितना खर्चा लगा सब परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पहला बात। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अगर मान लो हम बाय ना करके खुद ही बनाने बैठ जाए तो मेरा खर्चा क्या लगेगा? खुद बनाने के लिए खर्चा क्या लगेगा? खुद बनाएंगे तो ऐसे मटेरियल को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, अगला कुछ वर्कर का वेजेस लगेगा, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, कुछ वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, यानी शॉर्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। जो ये बनाए इसीलिए लगा, नहीं बना तो नहीं लगता। अगला, अगर बाई चांस मेरे पास पहले से कुछ एक जगह था, ऑलरेडी मेरा रेंट दे रहा था, ये बनाए या ना बनाए वो रेंट मेरा एनीवेज लगने वाला था, तब क्वेश्चन उठता क्या मेरे लिए वो बनाने के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? वो तो अनअवॉइडेबल है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग को याद करना, रेलेवेंट कॉस्ट खाली 3 ही होता था। एक वेरिएबल कॉस्ट होता था, एक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट होता था, या एडिशनल या इंक्रीमेंटल या डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। यानी बनाने के लिए अगर बाई चांस एक दूसरा जगह रेंट पे लेना पड़ा तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट है, पुराना ऑलरेडी लग ही रहा था और एनीवेज लगता तो रेलेवेंट थोड़ी हुआ। यानी अगर कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट रहे, या फिर अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट रहे, या कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट रहे, या जहां पे बोले वर्ड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो ये सब फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा? इररिलेवेंट। कारण क्या? रॉ मटेरियल बनाए ना बनाए ये खर्चा तो एनीवेज लगता, तो जो एनीवेज लगता है वो रेलेवेंट क्यों होगा? तो रेलेवेंट हुआ पहला वेरिएबल कॉस्ट, अगला अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा एक और आने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी मान लो मेरे को बनाने के लिए एक जगह था, खोपचा खाली पड़ा था, ये जगह मेरा खुद का था, खोपचा खाली पड़ा था, हम किसी को रेंट पे दे रखा था तो इनकम आ रहा था, पर हम डिसाइड किया कि भैया जिसको रेंट पे दे रखे उसको भगाओ, हम खुद यहां पर रॉ मटेरियल बनाएंगे। और खुद रॉ मटेरियल बनाएंगे तो जो इनकम हर साल आता वो चला गया ना। क्यों? क्योंकि हम खुद बना रहा है इसलिए चला गया। तो बनाने के लिए एक और नुकसान क्या हुआ? जो रेंट आने वाला था गया, जो एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी सरल भाषा में देखा जाए, मेक के अंदर में खाली 3 रेलेवेंट कॉस्ट है जो पूरे सिलेबस में रेलेवेंट कॉस्ट होता है। एक हमारा रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, एक हमारा रहेगा अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा क्या आने वाला है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। निकालेंगे खर्चा क्या लगा, बाय करने के लिए खर्चा क्या लगा, जहां पे खर्चा ज्यादा लगा उसको रिजेक्ट करेंगे, जहां खर्चा कम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यह है मेरा मेक और बाय डिसीजन का बेसिक बात। पर यह सारा कंसेप्ट तब लगेगा जब मेरे जीवन में कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। यानी जितना मन चाहे हम रॉ मटेरियल बना सकता है तो मेरे लिए बनेगा, पर वही अगर बाई चांस लिमिटिंग फैक्टर भी आ जाए, तो हमारा मार्जिनल में एक टॉपिक पढ़ा था कि फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर, जहां पे 3 स्टेप में काम करते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग देते थे। तो अगर बाई चांस हमारे जीवन के अंदर में कोई लिमिटिंग फैक्टर भी आ जाए तब ये कंसेप्ट में थोड़ा बदलाव आएगा। तो पहला बात है विदाउट लिमिटिंग फैक्टर, यहां डिसाइड करना है कंपोनेंट को बाय करे या खुद बनाए। पहला सिनेरियो विदाउट लिमिटिंग फैक्टर, बाय कॉस्ट एंड रेलेवेंट कॉस्ट टू मेक को कंपेयर करेंगे, जहां खर्चा कम लगा हुआ आएगा। बाय कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज कॉस्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंस मिला के। मेक में वही 3 चीज, वेरिएबल, अवॉइडेबल, एडिशनल इंक्रीमेंटल प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अनअवॉइडेबल इररिलेवेंट है, कारण क्या? लगे बनाए ना बनाए मेरे एनीवेज लगेगा।
तो फर्स्ट सिनेरियो इज वेरी सिंपल। सेकेंड सिनेरियो है जब मेरा लिमिटिंग फैक्टर जीवन में आ जाए, और जीवन में लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो क्या करना है, तो वापस से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, यहां पे उसकी जगह सेविंग्स पर लिमिटिंग फैक्टर। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मान लो एग्जांपल है, मेरा 3 रॉ मटेरियल है, तीनों को हम आज के दिन बाजार से बाय करता है, मार्केट से बाय करता है, मान लो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपए के रेट में, 3 रॉ मटेरियल, ठीक है। 3 रॉ मटेरियल इन तीनों मार्केट से बाय करते हैं 20, 30 और 40 के रेट में। अब मेरे मन में विचार है, चले काम करते हैं ना, खुद ही बनाना स्टार्ट कर दे। तो खुद ही बनाते कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना लगता, मान लो 15, यहां लगता 24, मान लो यहां पर लगता 30, ठीक। बाजार से खरीदेंगे 20 लगेगा, खुद बनाएंगे 15 लगेगा। तो खुद बनाने पे कुछ सेविंग्स हो रहा है ना, तो यहां पे क्या निकालेंगे, कितना सेविंग्स हो रहा है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, कितना सेविंग्स है इन मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, इधर 5, इधर 6, इधर 10, परफेक्ट। खुद बनाएंगे तो कितना मेरा बचाव हो जाएगा, 5, 6 और 10 रुपया। पर भाई खुद बनाने पे मशीन आर्ट लगेगा, लेबर आर्ट लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें कुछ तो लिमिटिंग हो सकता है। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मशीन आर्ट। तो देखेंगे मशीन आर्ट पर यूनिट क्या लगता है, मान लो यहां पर लगता है 1, यहां लगता है 2, यहां लगता है 4। तब देखिए हर यूनिट बनाएंगे 5 रुपया बचेगा, 1 घंटा लगा के 5 रुपया बचेगा। तो सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर मशीन आवर पर यूनिट कटा कितना आएगा, 5। यहां 6/2 3, यहां पे आएगा 2.5। तो मेरा रैंक क्या हो जाएगा, हर घंटा काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में 5 रुपया बचाएंगे। तो भाई पहले इसी को मैन्युफैक्चर कर, सबसे ज्यादा बचेगा। यहां पे हर घंटा मशीन चलाएंगे 3 रुपया बचाएंगे। तो ये रैंक 2, ये रैंक 3। तो पहले ए को खुद बनाना चाहेंगे मशीन आर जब तक अवेलेबल, और मशीन आर बचा है बी बनाएंगे, और मशीन आर बचा है सी बचाएंगे, नहीं बचा तो खरीद लेंगे। क्लियर है? व्हाट इफ बाय करने का लगता 40, खुद का बनाने का लगता 50, तब तो यार दिमाग ही नहीं लगाना है। ये सारा कहानी तब हो रहा है कि मेरे को ये डिसाइड करना है पहले क्या बनाए बाद में क्या बनाए। क्वेश्चन उठता है जब खरीदने का 40 लगता है, खुद बनाने का 50 लगता है, खुद बनाने का 50, तो यह तो माइनस हो रहा है, खुद बनाए तो लॉस हो जाएगा, तो ये तो खुद बनाना ही नहीं है, बाजार से ही खरीदो। तो ये तो मेरा रैंकिंग का पार्ट बनेगा ही नहीं, है या नहीं? रैंकिंग में वो निकालेंगे पहले क्या बनाए, ये तो जीवन में नहीं बनाना है, कुछ भी हो जाए नहीं बनाना है। सही बात। अगला बात, अगर बाई चांस हमारे एग्जाम में लिखा रहे मान लो अगला बात हमारे एग्जाम में लिखा रहे कि जो रॉ मटेरियल सी है मार्केट में मिलता ही नहीं है। अब जब मार्केट में रॉ मटेरियल सी मिलता ही नहीं है तो ऑप्शन ये वो तो बनाना ही पड़ेगा। तब इस केस में जब ये बनाना ही पड़ेगा, कमिटमेंट है बनाना ही पड़ेगा, तो इसका रैंकिंग निकालकर करेंगे क्या, भले ये रैंक 1 है पर ये तो मिलेगा ही नहीं बाजार में, तो पहले इसको बनाओ बाद में रैंक 1 2 को देखो। वेरी लॉजिकल। तो जरा देखिए लिमिटिंग फैक्टर में क्या है। और बाई चांस हमारे जीवन में कोई भी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन है रिसोर्स के अंदर में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बाजार से परचेज करें या मार्केट प्राइस क्या है, और खुद बनाए मेरा खर्चा क्या लगेगा, माइनस करते क्या मिलेगा, सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। और जो भी मेरा लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट है, जैसे केजी, लीटर, मीटर, मशीन आर, लेबर आर, कुछ भी हो सकता है, वो क्या लगा, डिवाइड करते ही सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर लिमिटिंग फैक्टर रैंक 1 2 3। जिसका रैंक 1 आया सबसे पहले वो बनाएंगे, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3। पर अगर किसी का बाय कॉस्ट इज लेस देन मेक कॉस्ट, खरीदना सस्ता पड़ रहा है तो खरीद लो, तो रैंकिंग का पार्ट नहीं बनेगा, खरीद लो, तो ऑब्वियसली बाय ऑप्शन करना है, उसका रैंकिंग हटाओ। और वही अगर बाई चांस कोई रॉ मटेरियल मार्केट में मिलेगा ही नहीं, तो उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में बनाओ, भले उसका रैंक तो निकलेगा ही नहीं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी वो बनेगा। एकदम लॉजिकल बात है। तो ये बात था हमारा मेक और बाय में। अब जो मैंने कहानी किया मेक और बाय में, एग्जैक्ट वही सेम कहानी होने वाला है सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। सेम कहानी, सब कुछ सेम, एग्जैक्ट यही सेम टेबल बनेगा, सेम टेबल बनेगा। फर्क क्या आएगा, मेक और बाय में रॉ मटेरियल का बात चलता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में फिनिश गुड्स का बात चलता है। खुद बनाइए या किसी और से बनवा कर बेच दें, किसी और से बनवाएंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट क्या, खुद बनाएंगे क्या,
सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, बाद में वही डिवाइड करो इससे, सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर लिमिटिंग फैक्टर आएगा, रैंक दे देंगे। तो यहां पे मेरे को डिसाइड करना है कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे या सब कॉन्ट्रैक्ट करे, तो यहां पे सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर लिमिटिंग फैक्टर, बाद में रैंक देंगे। सेविंग्स अगर नेगेटिव आ गया तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, और वही अगर बाई चांस कोई सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता खुद ही बनाना है। यानी इन दोनों कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा बात है, रॉ मटेरियल कंपोनेंट का था, ये एफजी का है। डन। तुम्हारा 2 चैप्टर का कंसेप्ट एक संग में निपटता है, मेक और बाय एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो पहला बात, अगर लिमिटिंग फैक्टर रहे तो थोड़ा पहले देखो, विदाउट लिमिटिंग फैक्टर तब तो सीधा मेक में खर्चा क्या, बाय में क्या देख लो। और जीवन में लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तब मेरे को रैंकिंग का टेबल एंड एलोकेशन करना है। परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलो जरा देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है, एमएनसी कंपनी असेंबल करता है बाईसाइकिल, ठीक है। दिस ईयर्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट। एमएनसी मेक द चेन फॉर इट्स बाईसाइकिल। एमएनसी बाईसाइकिल को असेंबल करता है, उसके लिए साइकिल में जो चेन लगता है ना, चेन, वो भी ये बनाता है। इसका अकाउंटेंट ये रिपोर्ट कर रहा है, फॉलोइंग कॉस्ट फॉर मेकिंग 10,000 बाईसाइकिल चेन। अब 10,000 चेन को बनाने के लिए मटेरियल लगा 4 रुपया पर यूनिट, 40,000। डायरेक्ट वेजेस लगा 2 रुपया पर यूनिट, 20,000। पावर यूटिलिटी ब्रैकेट में वेरिएबल 1.5 रुपया पर यूनिट, 10,000 इंटू 1.5, 15,000। इंस्पेक्शन सेटअप एंड मटेरियल हैंडलिंग 2,000। मशीन को रेंट पे लिए 3,000। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, वर्ड आया एलोकेटेड, इररिलेवेंट, कारण क्या वो एनीवेज लगता है, यहां पे एलोकेट कर दिए, सो दिस इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। अब आगे बोलता है, एमएनसी रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम एन आउटसाइड वेंडर फॉर सप्लाई ऑफ एनी नंबर ऑफ चेन एट द रेट 8 रुपया 20 पैसा पर चेन। तो ये खुद बनाते तो लगता मेक, और अगर आउटसाइड वेंडर माने सप्लायर से लेंगे तो बाय करने का कितना लगेगा, 8 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब मेरा 1-2 लाइन और लिखा हुआ है, इंस्पेक्शन सेटअप एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कहां है ये खर्चा, ये रहा। ये वेरी करता है विद द नंबर ऑफ बैचेस इन विच द चेन्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ बैचेस पे डिपेंड करता है। एमएनसी करेंटली प्रोड्यूस द चेन इन बैचेस ऑफ 1000 यूनिट, 1000 यूनिट करके बनाता है एक बैच में। तो सोच तो 10,000 यूनिट बना रहा है, हर बैच में 1000 करके। एक सेकेंड, हेलो, चलो। यानी आज के दिन 10,000 यूनिट बनाते हैं, हर एक बैच में बनाते हैं 1000 यूनिट करके। यानी पता है आज के दिन नंबर ऑफ बैच कितना लग रहा होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आएगा नंबर ऑफ बैच, 10। अग्रीड, वो लिखा हुआ था। ये एस्टिमेट करता है 10 बैचेस आर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। तो सोच के देखिए, जो 2,000 रुपया लगा है ये 10 बैचेस के लिए लगा है। यानी पता है हर एक बैच का कितना लगेगा, मिल जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 200 रुपया पर बैच। अग्रीड। अब मेरा ये सारा था पर यूनिट, ये वाला है पर बैच। नेक्स्ट, एमएनसी रेंट करता है मशीन यूज टू मेक द चेन, रेंट करता है मशीन टू मेक द चेन। और मान लो ये आउटसोर्स करता है चेन को, यानी मान लो बाजार से खरीदता है। मशीन रेंट कैन बी अवॉइडेड, अवॉइडेड माने किस तरह का कॉस्ट हो गया, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड ध्यान देना, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज रेलेवेंट, और ये एलोकेटेड था, मतलब ये अनअवॉइडेबल है, दिस इज इररिलेवेंट। और मेरा 3 पार्ट है। पहला, शुड एमएनसी एक्सेप्ट द वेंडर्स ऑफर फॉर 10,000 यूनिट। बाद में बताओ गेन हो गया लॉस, मैक्सिमम प्राइस ये कितना वेंडर को देने को तैयार है। तो या वेंडर से लेंगे 8 रुपया 20 पैसा लगेगा बाय ऑप्शन का खर्चा। मेक में क्या लगेगा, जरा इतने को ऐड करें, ये पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट, ऐड करेंगे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं, और ऐड करके देखेंगे ये आने वाला है 40,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 मिलाकर कितना आएगा, 80,000 शायद। और ये कितने यूनिट के लिए था, 10,000 यूनिट के लिए। यानी हर एक यूनिट में खुद बनाएंगे तो खर्चा क्या लगेगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 रुपीज 8 पर यूनिट। खुद बनाएंगे लगेगा 8 रुपया पर यूनिट, बाजार से खरीदेंगे 8 रुपया 20 पैसा लगेगा, तो ये हम खुद बनाएंगे।
खुद बनाने पे मेरा कितने रुपए का फायदा होगा? 8.2 माइनस 8, 20 पैसा पर यूनिट का। तो पहला बात, शुड एमएनसी एक्सेप्ट द ऑफर? नो। गेन या लॉस क्या होने वाला है? 8 रुपया 20 पैसा बाजार में लग जाएगा। खुद बना रहे हैं, 8 रुपया लग रहा है, तो फायदा हो रहा है मेरा 20 पैसा पर यूनिट का। तो कितना यूनिट पे? 10,000 रुपया। कितना आएगा? 2,000 रुपया। अब आगे होता है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पेबल टू वेंडर। आज सप्लायर से लेना ही पड़ता, मैक्सिमम उसको कितना रुपया देता? जितना मेरा खुद का बनाने का लग रहा है, हम उससे ज्यादा नहीं देंगे। खुद का बनाने का क्या लगा? 8 रुपया पर यूनिट, उसको क्या देंगे? 8 रुपया पर यूनिट। वेरी इजी। अब यहां पे लिमिटिंग फैक्टर नहीं था। नेक्स्ट, मान लो जो चेन है वो हम लोग परचेज करते हैं आउटसाइड से, जिस साइड के बाहर से लेंगे। तो बाहर से लेंगे तो मेरा जो 2,000 रुपए का बचत होता था वो नुकसान हो जाएगा। The facilities where the chain are currently made will be used to upgrade the bicycle by adding mud flap and reflector. अब जिस जगह वो चेन बनाता था ना, वहां पे कुछ और करने वाला है। As a result, the selling price of bicycle can be increased marginally by 20 रुपया। तो जिस खोपचे में मैं चेन बनाता था और बाई चांस हम उस जगह में चेन बनाना बंद कर दें, और ये जगह चेन बनाना बंद कर दें, हम सप्लायर से ले, तो ये जो पोर्शन है ये वेकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जो खाली हो जाएगा वहां पर हम नया बिजनेस करेगा, और जब नया बिजनेस करेगा तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 20 रुपया। तो देखिए, चेन बाजार से परचेज करने पे नुकसान तो हो गया 2,000 का, पर कुछ शायद बेनिफिट भी हो रहा है। कितना हो रहा है? देखिए, मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा इसको करने में 18 रुपया, यानी कंट्रीब्यूशन आएगा 2 रुपया पर यूनिट, और आगे एडिशनल टूलिंग कॉस्ट 16,000 रुपया और लग जाएगा। अब बोलता है बताओ एमएनसी शुड मेक और बाय द चेन, और मेरे को 10,000 यूनिट बनाना है। तो सिंपल सा बात है, 10,000 यूनिट अगर हम बाई चांस बनाना है तो मेरा फायदा होगा 10,000 इंटू 2, 20,000 कंट्रीब्यूशन, पर एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट भी 16 लग जाएगा। तो फायदा कितने का होगा? 4,000। हाँ वो लेंगे भी। हाँ तो देखो, 20,000 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 4,000। अग्रीड। यानी अगर खुद बनाए तो अभी तक लग रहा था 80,000। उसमें क्या था? वेरिएबल कॉस्ट, उसमें क्या था? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। और खुद बनाएंगे तो जो मौका था 4,000 कमाने का, हम खो दिया ना। ये जो मौका था 4,000 कमाने का, हम खो दिया ना। यानी खुद बनाएंगे तो मेरा खर्चा अभी तक 80 था, प्लस 4,000 और आ जाएगा 84,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मेरा खुद बनाने पे मेक 84,000 लगेगा, डिवाइडेड बाय 10,000, 8.4। और वही अगर बाय करते 8.2 लगता। अब पता है फायदा क्या हो गया? बाय ऑप्शन। क्लियर है? चलो मेरा आखिरी लाइन, मेरा एमएनसी का सेल्स मैनेजर इज कंसर्न दैट द एस्टिमेट ऑफ 10,000 यूनिट में बी हाई एंड बिलीव दैट ओनली 60 to 100 यूनिट कैन बी सोल्ड। प्रोडक्शन विल बी कट बैक, freeing up work facility and space. This space can be used to add the mud flap and reflector, whether MNC outsources the chair or make them in-house. यानी भैया 10,000 यूनिट अब हम मेरे पास बना ही नहीं सकते, 60 to 100 बनाएंगे। वो बनाती जगह अपने आप खाली हो गया। अपने आप खाली हुआ तो जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो रहा था होगा नहीं। क्या लिखा है? हम खुद बनाए या ना बनाए, आउटसोर्स करें या खुद बनाए, हम आराम से खुद बना सकता है, तो मेरा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉन। At this lower output, MNC will produce the chain in 8 batches. अब यूनिट कम बन रहा है ना, तो भैया हम 10 बैच को लगाए, हम 8 ही बैच में कर देंगे। अब इस सिचुएशन में बताओ मैं आउटसाइड से लू या नहीं? तो देख, पर यूनिट तो 4 रुपया ही था, पर यूनिट 2 था, पर यूनिट 1.5 था, सब सेम। पर यहां पे 10 की जगह 8 बैच आ गया, तो 8 इंटू 200 1600 रुपया लगेगा, और यूनिट्स कितना बनाएंगे? 60 to 100। ये काम करते हैं ना, 60 to 100 के बेसिस पे सारा कॉस्ट वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। बाजू में कर लू, $60 to 100 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1.5। अब यहां पर 10 की जगह क्या आने वाला है? 8 बैच। तो 8 इंटू 200 लगेगा, मतलब 1600। अब ये फिक्स कॉस्ट है, वही लगेगा 3,000। यानी कुल मिला के मेरा लगने वाला है
51,100, तो मेक कॉस्ट पर यूनिट 51,100 डिवाइड बाय 6200 कितना आएगा? 8.24। बाजार से लेते 8.2 में मिल जाता, खुद बनाएंगे 8.24 लगेगा। क्या करो, बाजार से लो, तो क्या बोलेंगे? बाय कर ले भाई। डन। चलो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। यहां पे विदाउट लिमिटिंग फैक्टर वाला हम लोग एक क्वेश्चन किया। चलो एक और कर लेते हैं विदाउट लिमिटिंग फैक्टर, फिर चलते हैं लिमिटिंग फैक्टर में। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है। A company manufacturing a highly successful line of cosmetic intends to diversify the product line to achieve fuller utilization of its plant capacity. एक भी नंबर देता काम का नहीं। As a result of considerable research made by the company, he has been able to develop a new product called Emo. बहुत रिसर्च के एक नया प्रोडक्ट बनाया, नाम है Emo. Emo is packed in tube of 50 ग्राम कैपेसिटी और ये बेचते हैं होलसेलर को इन कार्टन ऑफ 24 ट्यूब। एक कार्टन में 24 ट्यूब करके बेचते हैं और पूरे कार्टन में 240 रुपया लिए, यानी 24 ट्यूब का लिए, तो हर ट्यूब का कितना ले रहे हैं? 240 रुपया एक कार्टन का लिए, जिसमें 24 ट्यूब था, तो हर एक ट्यूब के लिए आएगा 240 डिवाइड बाय 24, 10 रुपया। Since the company uses the spare capacity for manufacturing of Emo, no additional fixed cost will be incurred. Additional fixed cost कुछ नहीं। हालांकि हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने एलोकेट कर दिया शेयर ऑफ 4,50,000 पर मंथ एज फिक्स कॉस्ट टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय Emo। एलोकेशन किया इररेलेवेंट, पर ये लोचा क्या कर दिया? इररेलेवेंट था पर ये 4.5 लाख Emo में जोड़ दिया, तो हटाना पड़ेगा। कारण क्या? ये तो मेरा एनीवेज लगना ही था क्योंकि एलोकेशन है, तो 4.5 लाख पर मंथ जो लगा उसको हटाना पड़ेगा। एज अ फेयर शेयर ऑफ कंपनीज प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट टू द न्यू प्रोडक्शन फॉर कॉस्टिंग पर्पस। गलत काम किया, हटाना है। मेरा कंपनी एस्टिमेट करता है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ Emo एट 3 लाख ट्यूब पर मंथ। महीना में सोचा 3 लाख ट्यूब बनाएगा और उस बेसिस पे सारा कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया है पर कार्टन। और एक कार्टन में कितना ट्यूब बना रहे थे? 24, तो मुझे पर ट्यूब कॉस्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 24 से डिवाइड करके रुपीस पर ट्यूब निकाल ले। 108 डिवाइडेड बाय 24 4.5, 72 डिवाइडेड बाय 24 3, 54 डिवाइडेड बाय 24 2.25 आया तो था, पर याद है क्या चीजें जोड़ दिया? वो क्या चीज को जोड़ दिया? एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करा दिया Emo में, तो उसको हटाना पड़ेगा। ये 4.5 लाख रुपया जोड़ा है एक महीने में, और महीने में 3 लाख ट्यूब बनाते, यानी हर ट्यूब के लिए कितना जोड़ दिया? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 1.5। इसको यहां से माइनस करो, कितना आएगा? 0.75। ठीक है। अब ये हरकत क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, एलोकेटेड मतलब जो एनीवेज लगता, इसको एब्जॉर्ब करा दिया। एब्जॉर्ब माने जोड़ दिया, तो भैया जोड़ा क्यों? हटा। चलो ठीक है। अब आगे बोलता है आफ्टर ए डिटेल्ड मार्केट सर्वे द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ Emo कैन बी इंक्रीज टू 3,50,000 ट्यूब। तो अभी भैया 3 लाख ट्यूब सोचा है, बोलता 350 तक बेच देंगे। एट द कॉस्ट ऑफ एम्प्टी ट्यूब परचेज फ्रॉम आउटसाइड। सोचो ना, Emo बना रहे हैं तो Emo बनाए कॉस्मेटिक, उसके बाद एक ट्यूब में डालेंगे ना उसको, तो बोलते जो एम्प्टी ट्यूब है, जिस ट्यूब में Emo को डालने वाले हैं, बोलते ये अगर बाजार से खरीद ले, यानी अभी तक वो एम्प्टी ट्यूब भी खुद बना रहा था। समझ में क्या बोल रहा है? दिस इज ट्यूब, इसके अंदर में Emo डालते हैं, तो जो अंदर का मसाला है ये तो बना ही रहा था, एम्प्टी ट्यूब भी खुद बना रहा था। अब क्या बोलता है? 3.5 लाख ट्यूब हो जाएगा इन द कॉस्ट ऑफ एम्प्टी ट्यूब परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अगर एम्प्टी ट्यूब वाला है बाजार से ले ले तो मेरा मटेरियल कॉस्ट 20% कम हो जाएगा, यानी जितना मेरा 4.5 रुपया लगता है वो 20% कम हो जाएगा। 4.5 का 20% 0.9 कम हो जाएगा, यानी नया कॉस्ट कितना आ जाएगा? 3.6। कब? अगर एम्प्टी ट्यूब बाजार से ले ले। बाजार से नहीं लेंगे तो 90 पैसा लगता रहेगा, यानी वैसे सोच के देखो, एम्प्टी ट्यूब को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट आ गया। ये एम्प्टी ट्यूब का मेक है या नहीं? एम्प्टी ट्यूब खुद बना दे तो 0.9 लगता, खुद नहीं बना के बाजार से लेंगे 0.9 बच गया।
यानी अंदर का मसाला का इमो के लिए कॉस्ट क्या लगा 4.5 माइनस 3.9 3.6। सिमिलरली 10% वेजेस कम हो जाएगा तो 3 का 10% 0.3, यानी एम्प्टी ट्यूब को खुद बनाते 0.3 लगता, अंदर के मसाले का 2.7। एंड वेरिएबल ओवरहेड भी 10% कम हो जाएगा, 0.75 का 10% क्या होता है 0.075, बाकी कितना बचेगा 0.675। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था। एम्प्टी ट्यूब बाजार से लेंगे तो एक कॉस्ट बच जाएगा, बाजार से नहीं लेने पर लगेगा, यानी एम्प्टी ट्यूब को बनाने का एक कॉस्ट हो गया। ठीक है, द प्राइस एट विच द आउटसाइड फर्म इज विलिंग टू सप्लाई द एम्प्टी ट्यूब इज 1.35 पर ट्यूब। बाय करेंगे तो 1.35 लगेगा। खुद बनाएंगे एम्प्टी ट्यूब कितना लगेगा, एक बार ऐड करके देख ले, इस सबको ऐड करके देख कितना आएगा 1.275। और इमो को बनाने के लिए कॉस्ट कितना लग रहा है 6.975। यानी इमो में झमेला नहीं है तो मेरे को खुद बनाना ही है भाई, खुद बनाना ही है ना। ये वाला पोर्शन तो खुद बनाना ही है, झमेला है इमो खुद बनाएंगे तो इतना लग जाएगा, बाजार से लेंगे इतना लग जाएगा। पर वही अगर बाई चांस कंपनी डिजायर टू मैन्युफैक्चर एम्प्टी ट्यूब, मैन्युफैक्चर मतलब खुद बनाए एम्प्टी ट्यूब इन एक्सेस ऑफ 3 लाख ट्यूब, 3 लाख ट्यूब से ज्यादा बनाए तो नया मशीन लगेगा जिसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 रुपया और लग जाएगा। यानी ये तो लगेगा प्लस 30,000 और लग जाएगा। कब, अगर महीना में ट्यूब जो बनाएंगे वो 3 लाख से ज्यादा रहे। पूरा क्वेश्चन समराइज्ड, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। वाह, पहला पार्ट में कैलकुलेट करना है स्टेट बाय शोइंग वर्किंग वेदर द कंपनी शुड मेक और बाय द एम्प्टी ट्यूब एट ईच ऑफ 3 वॉल्यूम, मेक या बाय एम्प्टी ट्यूब अगर 3 लाख ट्यूब बनाए, 3.5 लाख बनाए, 4.5 लाख बनाए, तो तीनों में कॉस्ट कैलकुलेट करना है, करते हैं। मेक बाय, मेक में क्या लगा, बाय में क्या लगा। पहला सिनेरियो जब 3 लाख ट्यूब बनाए, मेक में क्या लगेगा 1.275 पर यूनिट, और 30,000 तब लगता है जब 3 लाख को पार करता, अभी नहीं लगेगा, अभी तो एग्जैक्ट 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू 1.27 3/500। बाय करेंगे कितना लगेगा 1.35 पर यूनिट, 4 लाख। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेक करो, यहां पे सस्ता है। पर वही अगर बाई चांस 3.5 लाख ट्यूब हो जाए तो 3,50,000 इंटू हर एक को बनाने का लगता है 1.275 प्लस 30,000 भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 लाख ट्यूब से ज्यादा बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 476,250। और अगर बाय करेंगे तो 1.35 पर यूनिट लगेगा, तो 3,50,000 इंटू 1.35 जाएगा 472,500। क्या मैंने सही बोला? तो भाई यहां पे कौन बेटर हो गया, बाय करना। तीसरा ऑप्शन क्या, हम कितना बनाए 4,50,000 ट्यूब, तो 4,50,000 और खुद बनाएंगे 1.275 लगेगा, और 4,50,000 तो 3 लाख से ज्यादा है, 30,000 और जोड़ देंगे 603,750। और अगर वही खुद बनाएंगे कितना लगेगा एट द रेट 1.35, कितना आएगा 607,500। कौन बेटर हो गया, पहला पार्ट डन, वेरी इजी, क्वेश्चन तोड़ दो ना, सब इजी है। नेक्स्ट, एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल विल इट बी इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी टू इंस्टॉल द डिजिटल इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी ट्यूब। याद है वो इक्विपमेंट कब आता था, नया कब आता था, जब 3 लाख ट्यूब को पार करते थे तो 30,000 करके आता था। वो तो कितना यूनिट बेचे जब एम्प्टी ट्यूब सॉरी इक्विपमेंट लाना बेटर है, कितना यूनिट बेचे। तो एक बात बताओ, मेक में देखे तो वेरिएबल कॉस्ट है 1.275, फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 30,000 3 लाख को पार करने पे। अगर बाय करेंगे
तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ नहीं लगेगा, बस खाली वेरिएबल लगेगा 1.35 पर यूनिट। मुझे वो नंबर ऑफ यूनिट निकालना है जब मेरे लिए नया मशीन लाना बेटर है। तो पहले मेरे को वो निकालना चाहिए कितना यूनिट में दोनों ही में खर्चा सेम। याद करना, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टॉपिक था, इंडिफरेंस पॉइंट। मेरा इंडिफरेंस पॉइंट क्या बताता है, वो कितना यूनिट बनाकर बेचे जब दो ऑप्शन मेरे लिए इक्वली अच्छा हो जाए। तो इक्वली अच्छा कब रहेगा, जब दोनों में कॉस्ट सेम हो जाए। तो कभी भी आए ना, इससे कम में कौन बेटर है, उससे ज्यादा में कौन बेटर है, हमेशा इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लेना चाहिए कोई भी पूरे के पूरे कॉस्टिंग में। अब इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चेंज इन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, 30,000 माइनस 0, 30,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, इन दोनों का चेंज निकाल, कितना आएगा 0.075। तो ये आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 0.075, कितना आने वाला है 4 लाख। मानते हो? यानी अगर 4 लाख यूनिट बनाए तो भैया मेक में जाओ या बाय में जाओ, दोनों इक्वली अच्छा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, 4 लाख यूनिट से कम बनाए तो कौन बेटर होगा, ज्यादा बनाने पे कौन बेटर होगा। इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को याद करना हम लोग डिस्कस किए थे, और 4 लाख यूनिट से कम बनाए वो ऑप्शन बेटर है जहां फिक्स कॉस्ट कम लगता है। देख तो दोनों ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट कहां कम लगता है, बाय में, लगता ही नहीं है। तो 4 लाख यूनिट से कम बनाए तो बाय ऑप्शन में जाओ, और 4 लाख को पार कर जाए तो वो ऑप्शन बेटर है जहां वेरिएबल कॉस्ट कम लगता है। वेरिएबल कॉस्ट कहां है कम, मेक में, तो मेक में जाओ। तो यहां पूछा क्या है, कब मेरे को एडिशनल इक्विपमेंट लगाना चाहिए। एडिशनल इक्विपमेंट मतलब ये कब लगाना चाहिए, मेक यानी इन शॉर्ट मेक ऑप्शन में कब जाना चाहिए, जब कितना यूनिट बनाए जो 4 लाख से ज्यादा रहे। इसका आंसर क्या आएगा, मोर देन 4 लाख यूनिट्स। परफेक्ट। चलो अब आखिरी करते हैं, पार्ट 3 क्या बोलता है, इवैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन सेल ऑफ ईमो एट ईच ऑफ द एफोरसेड 3 लेवल ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन योर डिसीजन, शोइंग द कॉस्ट ऑफ एम्प्टी ट्यूब एज अ सेपरेट एलिमेंट। तो जो 3 वॉल्यूम है ना, 3 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, तो तीनों में बताओ प्रॉफिट क्या कमाए। 3 लाख यूनिट, 3,50,000 एंड क्या है 450। मेरा तीनों के अंदर में प्रॉफिट क्या कमाए मुझे कैलकुलेट करना है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहला लाइन सेल, सेलिंग प्राइस देख 10 रुपया पर ट्यूब निकाला था। तो यहां पर 30 लाख, 35 लाख, 45 लाख माइनस करेंगे कॉस्ट, एक तो ईमो का और एक एम्प्टी कॉस्ट का, तो सॉरी एम्प्टी ट्यूब का है या नहीं। अब ईमो के कॉस्ट में झमेला नहीं था, ईमो का कॉस्ट तो पता ही है 6.975 पर यूनिट, ये तो फ्लैट है। ये आएगा 2092,500, 3.5 लाख से मल्टीप्लाई करो, 2441,250, 4,50,000 से मल्टीप्लाई करो, 3,138,750। अब मेरा एम्प्टी ट्यूब वाले को माइनस करना है। क्वेश्चन उठता है तीनों यूनिट में क्या लेंगे, देख मेरा ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। 3 लाख यूनिट बनाए तो इस ऑप्शन में ऑप्ट करो, 382,500 लगेगा। और 3,50,000 यूनिट को लेंगे तो ये वाला कॉस्ट लगेगा 472,500। और 4,50,000 को लेंगे ये वाला लगेगा 603,750। ठीक है। कोई भी हमारे क्वेश्चन में पहले से फिक्स्ड कॉस्ट था क्या, कुछ नहीं था। चलो माइनस करते क्या मिलेगा, प्रॉफिट। कितना आएगा ये 525, ये आएगा 586,250, $757,500। करेक्ट। अब ऑब्वियस बात है तीनों के अंदर प्रॉफिट आ गया। खैर ये तो पूछा नहीं कौन सा बेटर है, बस निकालना था, निकाल दिया। डन।
पर फिक्स कॉस्ट है कहां? ओ अच्छा, फिक्स कॉस्ट था, करेक्ट। रेलेवेंट कॉस्ट में नहीं देगा पर प्रॉफिट निकालने के टाइम तो रहेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिक्स कॉस्ट भी 450 था। चलो माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, हम सीधा ही निकाल देते हैं प्रॉफिट। तो ये आएगा 75, ये आएगा 136,250, 3,07,000। चलो डन है। चलो मेरा विदाउट लिमिटिंग फैक्टर का 2 क्वेश्चन कर लिए, अब करते हैं विथ लिमिटिंग फैक्टर के साथ। क्या है अब मेरा विथ लिमिटिंग फैक्टर में क्या था, मैं वापस एक बार रिकॉल करवा दूं। विथ लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता था भाई, यहां पे एक टेबल बनाएंगे जहां पे बाय करेंगे खर्चा क्या, खुद बनाने पे खर्चा क्या, सेविंग्स इन कॉस्ट क्या। लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या लगता था, डिवाइड करते हैं सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंक दे दो, उस रैंक पे बनाना है। चलो मेरा कंपनी मैन्युफैक्चर करता है 4 प्रोडक्ट, एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर एज बिलो। पीक्यूआरएस में एक डिमांड दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पता है कोई काम का नहीं होता, क्यों? खुद बनाए या बाजार से ले, सेलिंग प्राइस तो वही है ना, क्या काम का है। अब खुद बनाएंगे तो मेरा कॉस्ट क्या लगेगा देख, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। एक बार इतने को ऐड कर दे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या आ रहा है, $15.6। $33.48। क्या मैंने सही लिखा? यह है मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब आगे होता है वेरिएबल ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन अ मशीन आर रेट बेसिस एट द रेट ऑफ 1.2 पर मशीन आर। वेरिएबल ओवरहेड निकाला गया है एट द रेट 1.2 पर मशीन आर। ये पता है क्यों दिया होगा, पक्का दिया होगा, मशीन लिमिटिंग फैक्टर है। यस, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है टोटल में इतना, प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है 8,15,000 मशीन आर। अब देख 1.2 पर मशीन आर और टोटल में 1.44 रुपीस लगा, तो डिवाइड करते कितना मशीन आर मिल नहीं जाएगा। एक बार निकाले, 1.44 बाय 1.2 क्या होता है, 1.2 आ रहा है शायद, इतना मशीन आर लगा एक यूनिट को बनाने में। इधर में भी 1.44 डिवाइड बाय 1.2 1.2 आएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2 2 आएगा, 2.16 डिवाइड बाय 1.2 1.8 आना चाहिए, इतना मशीन आर पर यूनिट। अब आगे होता है प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर कैन बी बॉट इन, बॉट इन मतलब बाय कर सकते थे इस रेट में, खाली पी क्यू आर, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, यानी भैया बनाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो पहले इसको बनाना पड़ेगा। मेरे को बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स निकालना फॉर द ईयर एंड द रिजल्टेंट ऑप्टिमम प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, पी क्यू आर का ही टेबल बनाते हैं फटाफट। बाय कॉस्ट क्या, 21.36, 24.48, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितना लगा, 15.6, 18.72, 39.6, माइनस करते ही सेविंग्स मिल जाएगा ना, जाएगा 5.76, 5.28, 8.4, ये सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग आया पर यूनिट। अब आगे मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है पर यूनिट, वो मशीन आर था, और मेरा मशीन आर पर यूनिट निकाला हुआ है ना, 1.2, 1.2 एंड 2। अब डिवाइड करते पर यूनिट कटेगा, क्या आएगा, सेविंग्स पर मशीन आर, सेविंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग लिखना चाहिए। खुद बनाएंगे तो मेरा सेविंग्स पर मशीन आर कितना हो जाएगा, 5.76 डिवाइड बाय 1.2, 4.8,
5.28 डिवाइड बाय 1.2 4.4 8.4 डिवाइडेड बाय 2 4.2 दे दे रैंकिंग 1 2 3 ठीक। यानी पहले बनाना चाहिए P, फिर बनाना चाहिए Q, फिर बनाना चाहिए R, पर ये सब के पहले बनाना चाहिए S। क्यों? क्यों S तो बाजार में मिल ही नहीं सकता। तो बनाते हैं प्रोडक्ट मिक्स का टेबल। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना यूनिट बनाएंगे, मशीन आर क्या लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या, टोटल कंट्रीब्यूशन। पहले बनाएंगे एस इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, जो बाजार में मिल ही नहीं सकता पहले खुद बनाओ, फिर उसी ऑर्डर में रैंक के ऑर्डर में। टोटल मशीन आर कितना है 8,15,000। पहले बनाएंगे इसका जितना डिमांड है। देखो तो इसका डिमांड कितना है, इसका डिमांड है 99,000। अब इसका हर एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है 1.8, तो 99,000 को बनाने में क्या लगेगा 99,000 इंटू 1.8 कितना आएगा 178,200। अगला बनाएंगे पी का, पी का कितना है 1,20,000। हर एक को बनाने में लगता है 1.2, तो 1,20,000 को बनाने में लगेगा 1,20,000 इंटू 1.2 कितना आने वाला है 1,44,000। क्या मशीन आर अवेलेबल है? अभी तो 3 लाख के आसपास ही हुआ है, बहुत है। अब अगला बनाएंगे क्यू, क्यू का कितना यूनिट बनाना है 186। ओ माय गॉड, इसमें कितना मशीन आर लग जाएगा जरा देखता, 1,86,000 इंटू 1.2 बहुत लग गया भाई। अब माइनस करके देख लेते कितना बचा आर के लिए। 8-15 में माइनस कर देते हैं तीनों, जाएगा 269,600 शायद। अब इतना मशीन आर अवेलेबल है, इससे आर कितना बना सकते हैं 2 घंटे में बनता है 1 यूनिट, तो 1 घंटे में 1/2, तो 269,600 में बनेगा 269,600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा ये 134,800। पर बनाना कितना चाहिए था 171। खुद बनाएंगे 134,800, बाकी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बाकी बाजार से लेंगे। तो यानी एक बात तो क्लियर है, बाकी बैलेंस बाजार से लेंगे। आर को बाय कितना करेंगे 171 माइनस 134,800 36,200 ठीक है ना। तो इनफैक्ट यहां पे 2 कॉलम कोई काम का नहीं है, एक नया इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि कुछ बना रहे उसमें कंट्रीब्यूशन लगेगा, कुछ बना बाय कर रहे उसमें कंट्रीब्यूशन लग रहेगा। तो जरा देखिए पीक्यूआरएस के अंदर में कैसे मिलेगा। कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पता है, पी का 1,20,000, क्यू का 186, आर का 134,800, एस का 99,000। कितना यूनिट बाय कर रहे हैं, ना पी ना क्यू ना एस, आर का 36,200 ठीक है ना। अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को पक्का पता होगा, खुद बनाएंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या लगेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता कैसे है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस ये रहा और खुद बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, तो माइनस करते कंट्रीब्यूशन नहीं मिल जाएगा 23.88 माइनस 15.6 8.28। यहां पे 28.68 माइनस 18.72 9.96 55.08 माइनस 39.6 15.48 खुद बनाए तो 47.88 माइनस 33.48 14.4 खुद बनाए तो। बाय करेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, खाली आर में देखे, बेचेंगे तो 55.08 के रेट में,
पर अगर बाजार से ले लिए तो आर कौन से रेट में लेने वाले थे? 48 के रेट में। तो खुद बनाते तो ये खर्चा लगता, खुद नहीं बनाए तो ये 3 खर्चा नहीं लगेगा, सीधा बाय करने का खर्चा लगेगा। 48 बेचेंगे 55.08, तो भैया कितना कमाओगे? 7.08। तो मल्टीप्लाई कर देना और जोड़ देना, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो 1,20,000 इंटू 8.28, 1,86,000 इंटू 9.96, 134,800 इंटू 15.48, एक नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? फिर 99,000 इंटू 14.4, चार को जोड़ते आए टोटल कंट्रीब्यूशन, जो एक बार कैलकुलेट करना, मेरे ख्याल से आने वाला है 66,14,760, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये 19,3760। इजी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में वो वाला पार्ट आ गया जो बाजार में नहीं मिलता, तो फर्स्ट पैरिटी बन गया। तो भली रैंक पी का पहले है पर एस बन ही नहीं सकता, सॉरी मार्केट में बाय नहीं कर सकते, तो खुद बनो। वही अगर बाई चांस यहां माइनस करके नेगेटिव आता, तब इस केस में वो तो एनीवेज बाय वाले में चला जाता, तो इस टेबल में आता ही नहीं, उसका रैंकिंग नहीं रहता। चलो ठीक है, चलो हम लोग मेक और बाय का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधा सब कॉन्ट्रैक्टिंग में चलते हैं। अब मेक और बाय का ये वाला क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, ये ZN200 है ना। चलो क्वेश्चन दिखने में लंबा चौड़ा है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। जोयान लिमिटेड इज करेंटली मैन्युफैक्चरिंग 5,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ZN100। आज के दिन ये 5,000 यूनिट लेता है ZN100 का, एनुअली मेकिंग फुल यूज ऑफ मशीन कैपेसिटी, पूरा मशीन कैपेसिटी को यूज करता है। मेरा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट पर यूनिट ZN100 का देख दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 900 रुपया, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है मटेरियल का 200, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 150, ब्रैकेट में 100 पर मशीन आर, तो इससे मशीन आर मिल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100, 1.5 मशीन आर। मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है 180, मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट है 200 एंड ऑपरेटिंग इनकम, ये मतलब मिला के कॉस्ट आया, ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है 170। अब आगे होता है जोया लिमिटेड कैन सेल एडिशनल 3,000 यूनिट ऑफ ZN100 इफ इट कैन आउटसोर्स दोज एडिशनल यूनिट। खुद का तो कैपेसिटी खत्म हो गया, तो 3,000 यूनिट बेच सकता है और बाजार से आउटसोर्स कर दे। AOB लिमिटेड, a supplier of quality product, has agreed to supply up to 6,000 यूनिट ऑफ ZN100 पर ईयर एट अ प्राइस ऑफ 650 रुपया। यानी अगर बाहर वाले वेंडर से लेंगे सीधा 650 के रेट मिलेंगे ZN100, तो खुद बनाने का जितना खर्चा लगता था कुछ नहीं लगेगा, सीधा लगेगा 650, और बेचने का प्राइस तो फिक्स है 900। तो ZN100 अगर खुद बनाए तो ये लगा, ZN100 अगर बाय किए तो ये लगा। अब आगे होता है जोया लिमिटेड कैन यूज द फैसिलिटी टू प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ZN200। होता भैया ZN200 भी बना सकता है, इट कैन सेल अप टू 12,000 यूनिट ऑफ ZN200 एनुअली, ये 12,000 यूनिट बेच सकता है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट देखो दिया हुआ है ZN200 का, खुद बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस, मटेरियल दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड है 50 और 100 पर मशीन आ रहा है, तो कितना मशीनर लगेगा? 50 डिवाइड बाय 100, 0.5 पर मशीनर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है, मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट दिया हुआ है, और बाद में अदर इंफॉर्मेशन भी दिया है। जोया लिमिटेड यूजेस मशीन आर एज अ बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, ये मशीन आर के बेसिस पे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड असाइन करता है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहां था? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो देख दिया हुआ है, ये नहीं बताया वेरिएबल है फिक्स, मतलब दोनों जोड़ के दिया हुआ है, इससे वेरिएबल हटाना पड़ेगा, सॉरी फिक्स हटाना पड़ेगा ताकि वेरिएबल मिले।
मेरा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द करेंट ईयर है 3 लाख। और ये मेरा कॉस्ट अफेक्ट नहीं करता प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन को, तो ये इररिलेवेंट है, इसको हटाना पड़ेगा। तो पहला बात, इसको अगर बांटा है मशीन आर के बेसिस पे तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे। आज के दिन मशीन आर था कितना, देख आज के दिन हम लोग 5000 यूनिट बनाते थे फुल कैपेसिटी पे, 5000 यूनिट बनाते थे और हर यूनिट को बनाने में 1.5 आवर लगा। तो 5000 को बनाने में कितना लगा होगा, 5000 इंटू 1.5 7500 मशीन आर है ना। आज के दिन 3 लाख रुपया लगा है मेरा फिक्स कॉस्ट और आज के दिन 7500 मशीन आर था, तो डिवाइड करते ओआरआर नहीं मिल जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 7500 कितना आएगा, 40 पर मशीन आर, फिक्स्ड वाला पोर्शन। पहला बात तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, हर घंटे में 40 है, इसमें अगर 1.5 घंटा लगा तो 1.5 इंटू 40 रहेगा 60 रुपया। तो इस मैन्युफैक्चरिंग में से 60 फिक्स कॉस्ट को हटाओ तो वेरिएबल कितना आएगा, 120। सिमिलरली यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में 60 रुपया लगा, 0.5 पर मशीन आर था, तो 40 इंटू 0.5, इसमें से फिक्स कॉस्ट को हटाओ, 40 इंटू 0.5 20, तो वेरिएबल कितना आएगा, 40। मटीरियल वेरिएबल तो वेरिएबल था, इसका भी वेरिएबल निकाल लिए। अब मेरा वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो एक मार्केटिंग एंड एडमिन दिया तो था पर वापस से टोटल था, इसमें से वेरिएबल कितना है बेचारा बता दिया। वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट क्या है, और ZN100 को मैन्युफैक्चर यानी मेक करे तो 80 होगा, तो ये काम का नहीं है, 80 काम का है। ZN100 को मेक करे तो, ZN100 को बाय करे परचेस करे तो 40। अच्छा जी, यानी इधर में भी एक और कॉस्ट लगेगा 40। ZN100 को बाय करे, ZN200 को मैन्युफैक्चर करे तो 60 लगे, तो ZN200 को मेक करे तो ये नहीं 60 लगे। पूरा क्वेश्चन समराइज हो गया। मेरा फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट दिया हुआ है कुल मिलाकर 6 लाख। दिस कॉस्ट विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, यानी इसे प्रॉफिट निकालना है तो माइनस करेंगे। पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, ZN100 मैन्युफैक्चर करे तो क्या, ZN200 मैन्युफैक्चर करे तो क्या, ये तो ऊपर टेबल में नजर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, ZN100 मैन्युफैक्चर करे तो क्या, परचेज करे तो क्या, तो इजी है। बाद में क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट डिसाइड करना है क्या मैन्युफैक्चर करे। तो क्यों ना हम एक समरी बना ले, ZN100 बाय करने पे क्या होगा, ZN100 मेक करने में क्या होगा, ZN200 ऐसे उल्टा लिखते हैं, मेक करने में क्या होगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पहले ZN100 सेलिंग प्राइस है 900, खुद बना या बाजार से परचेज कर बेचेंगे 900 के रेट में। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, वेरिएबल कॉस्ट खुद बनाने में क्या लगने वाला है भाई, मटेरियल का 200, ये वाला 150, ये वाला 120, ये वाला 80, मिलाकर 550। और बाय करेंगे तो बस खाली खरीदने का कॉस्ट और एक मार्केटिंग का बोला था, तो दोनों मिलाकर 690। अब ZN200 मैन्युफैक्चर करे, सेलिंग प्राइस है 600, वेरिएबल कॉस्ट यहां पे 200, यहां 50, यहां 40 और 60 मिलाकर 350। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, पहला 2 पार्ट का आंसर आ चुका है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना था ZN100 मैन्युफैक्चरिंग में 350, मैन्युफैक्चर ZN200 में 250, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है मैन्युफैक्चर ZN100 ऑलरेडी पता ही है 350, परचेज ZN100 में 210। क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब अगला मेरे को डिसाइड करना है कितना क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट जोया लिमिटेड शुड मैन्युफैक्चर या फिर परचेज टू मैक्सिमाइज ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो मेरे को मशीन आर पर यूनिट पता है ना कितना है,
ZN100 में कितना लगता था? ZN200 में ये तो ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, बाय कर रहे हैं तो कहां से लगेगा? डिवाइड करते कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर मिलेगा, 350 बाय 1.5 क्या होता है? 250 बाय 0.5 होता है 500। रैंक दे दे 1 2। यानी पहले ZN200 बनाएंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का टेबल बनाए, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना यूनिट, कितना मशीन आवर लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन सब निकालने बोला है क्या? कुछ बोला नहीं, बस इतना ही निकालना है। तो भैया पहले बनाएंगे ZN200। ZN200 का डिमांड कितना था? 12,000 यूनिट। उसमें मशीन आवर कितना लग जाएगा? हर एक में लगता है 0.5, 12,000 में 12,000 इंटू 0.5 6,000। पर ध्यान देना मेरे पास टोटल मशीन आवर कितना अवेलेबल था? 7,500। तो 7,500 में 6,000 ये ले गया, बाकी 1,500 बचा ZN100 के लिए। तो 1,500 में कितना बन पाएगा? 1,500 डिवाइडेड बाय 1.5 क्लियर? तो इतना इतना खुद बनाएंगे, बाकी बाय करेंगे। क्लियर है? चलो इसी के साथ हमारा मेक और बाय का पूरा टॉपिक होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो पहला क्वेश्चन सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या लिखा हुआ है? टीटीडी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट हैज नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 8,000 यूनिट पर एनम। 8,000 यूनिट का कैपेसिटी है। सेल्स मैनेजर प्रोजेक्ट करता है कि भाई हम सेल करेंगे 10,000 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 250 पर यूनिट। तो तेरी 8,000 का कैपेसिटी पर ये बोलता है 10,000 यूनिट बेचेंगे, तो 2,000 का कैपेसिटी नहीं है, बढ़ाना पड़ेगा। अब मेरा ऑपरेटिंग बजट फॉर 2021-22 देखिए बना के दिया था 8,000 यूनिट के बेसिस पे एट द रेट 250 20 लाख। मेरा बहुत सारा खर्चा दिया हुआ था, मटेरियल कॉस्ट 12 लाख, पर ये वेरिएबल नेचर है ना, पर यूनिट निकालो कितना आएगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 एट द रेट 150। मेरा डायरेक्ट वेजेस भी वेरिएबल नेचर है ना, 3 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 37.5। मेरा वर्क्स ओवरहेड में बोलता है 50% फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करो, 1.4 लाख यानी 1,40,000 का 50% 70,000। अब बाकी बचा वेरिएबल 70,000 8,000 यूनिट के लिए, पर यूनिट निकाल 8.75। अब मेरा एडमिन पूरा फिक्स्ड है, बहुत बढ़िया बात है, फिक्स्ड है 0.6 लाख मतलब 60,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80% फिक्स्ड है, 1 लाख का 80% निकालो 80,000। वेरिएबल बचा 20,000, पर यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 2.5 कर दिया अलग। पर ध्यान देना ये तो सारा 8,000 यूनिट पे था, पर हमको 10,000 यूनिट बेचना है। क्या करूं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द सेल्स डिमांड, 2 प्रपोजल हैव बीन पुट फॉरवर्ड एज अंडर। अब मेरा सेल्स डिमांड को पूरा करने के लिए 2 प्रपोजल आया। पहला, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो प्रोडक्शन ऑफ 2,000 यूनिट एट द रेट 225। सब कॉन्ट्रैक्ट माने क्या? हम नहीं बना पाएंगे, हम किसी और से बनवा लेंगे 225 में, पर बेचने के समय बेच देंगे 250 में। यानी मेरा ये जो खर्चा 8,000 वाला है वो तो वही लगेगा, वो 2,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट और नहीं बढ़ेगा, सीधा सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आएगा, क्योंकि ना मेरा मटेरियल लगेगा, ना मेरा वेरिएबल, ना वर्क्स ओवरहेड, ना सेलिंग ओवरहेड, वो तो सीधा वही लगेगा। नेक्स्ट, इंस्टॉल करो एडिशनल मशीन विच विल एंटेल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। या अगला ऑप्शन है कि 2,000 यूनिट को बढ़ाने के लिए एक मशीन लेकर आ, जिसमें मशीन का कॉस्ट है 2 लाख, जीवन 20 साल, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 10,000। 10 वर्कर लोग को रिक्रूट करो, इंक्लूडिंग डायरेक्ट वर्कर, टू ऑपरेट द मशीन एट अ वेज रेट ऑफ 500 ईच पर मंथ। 500 रुपया ईच पर मंथ, साल भर के लिए 500 इंटू 12 6,000। ईच का है तो 10 वर्कर के लिए इंटू 10 60,000। ऐड करो 25% टूवर्ड बेनिफिट, ऐड कर दो 25%,
75,000। अब आगे वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी जो पुराना वर्कर का वेजेस है वो तो वही रह जाएगा 3 लाख, नए में सीधा 75,000 जुड़ेगा। तो ये मत कर देना 37.5 पर यूनिट, तो 10,000 के लिए 10,000 इंटू 37.5, 8,000 के लिए 3 लाख था वो तो वही लगेगा, प्लस सीधा क्या ऐड करेंगे 75,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा मशीन को परचेज करने के लिए 15% पर एनम, तो 2 लाख का मशीन है, 2 लाख का 15% कितना आ जाएगा 30,000। द फॉलोइंग एडिशनल फिक्स एक्सपेंस विल बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है। एडमिन वाला 10,000 बढ़ जाएगा, यानी 60 की जगह 70 हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला 20,000 बढ़ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80,000 की जगह 20,000 बढ़ के 1 लाख। परफेक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रिस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 मेथड, और बाद में कमेंट करना है। सो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ठंडा दिमाग से करने का है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। पहला सेल एट द रेट कितना था 250 पर यूनिट, बेचना तो अब दोनों केस में 10,000 है, पर यहां पे क्या होगा 8,000 खुद बनाएंगे प्लस 2,000 सब कॉन्ट्रैक्ट, मेक सब कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पूरा 10,000 खुद बनाएंगे। दोनों केस में बना 10,000 है, कितना आएगा 25 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट में पहला मटेरियल है एट द रेट 150 पर यूनिट, अब ध्यान देना पहले वाले में मैं 8,000 ही बना रहा हूं, खुद तो 8,000 बना रहा हूं, तो 8,000 इंटू 150 आएगा, बाकी 2,000 में मेरा मटेरियल नहीं लगा, सीधा सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आएगा, तो ये कितना आएगा 12 लाख, और दूसरे में आएगा 10,000 इंटू 150 15 लाख। मेरा वेजेस एट द रेट 37.5, पहले वाले में 8,000 इंटू 37.5 कितना आने वाला है 3 लाख, अब अगले में 3 लाख ही रहेगा, सीधा ये वेजेस 75,000 जुड़ेगा, तो 375। मेरा अगला वर्क्स ओवरहेड है एट द रेट 8.75, तो पहले वाले में 8.75 इंटू 8,000, अगले वाले में 10,000 से मल्टीप्लाई करते 87,500। मेरा अगला सेलिंग ओवरहेड है एट द रेट 2.5, तो ये 20,000 आएगा, ये 25,000 आएगा। तो ध्यान देना ये सारा कॉस्ट 10,000 का है क्योंकि मैंने खुद 10,000 बनाया, ये सारा कॉस्ट 8,000 का है क्योंकि मैंने तो 8,000 बनाया, बाकी 2,000 सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस हो गया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस कितना है 2,000 यूनिट एट द रेट 225, जो ऑब्वियसली यहां नहीं लगा। चलो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तुम बोलेगा ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का क्या, ये तो खाली ऑप्शन 2 में लगेगा देख, और दोनों फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट में माइनस करेंगे। तो एक बार कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 15 10 460 5 12 500 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब देख मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, इधर में 70, इधर में 70 हो गया मिलाकर 140, इधर में 1 लाख मिलाकर 240, तो दोनों में 240 है। पर ऑप्शन 2 में डेप्रिसिएशन भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ऑप्शन 2 में वेजेस वाला तो वेजेस में जोड़ दिए, मशीन का डेप्रिसिएशन 10,000, इंटरेस्ट आएगा 30, 10 और 30 मिलाकर 40। प्रॉफिट आ जाएगा ना, कितना आएगा 220 232 500। कौन सा ऑप्शन बेटर है 232 500। एक और वेरी इजी क्वेश्चन, बस सब कॉन्ट्रैक्टिंग में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसे खत्म करते हैं। क्या हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग जरा देखें, क्या लिखा हुआ है, टोकोन लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है प्लास्टिक कैन्स ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज, कैन बनाता है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर कैन है 4 रुपया, सेलिंग प्राइस है 10 रुपया। समराइज करते हुए जाऊं तो कैन का
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 10 - 4 6 रुपया। ठीक है। द फैक्ट्री ऑफ द कंपनी हैज 8 मशीन ऑफ आइडेंटिकल साइज, 8 मशीन है। एनी इंडिविजुअल मशीन कैन प्रोड्यूस 30 कैन पर आवर, 30 कैन पर आवर, 30 यूनिट पर आवर बन रहा है, 30 यूनिट पर आवर। तो कितना यूनिट बन रहा है पर आवर दिया है 30। ठीक है। द फैक्ट्री वर्क्स ऑन 300 days per annum बेसिक एंड द एक्चुअल अवेलेबल आर पर डे पर मशीन 7.5। रुको, मशीन आर अवेलेबल पर डे पर मशीन, एक दिन में 7.5 तो 300 में 300 इंटू 7.5, ये पर मशीन था तो 8 के इंटू 8 18,000। यानी मेरे पास मशीन आर अवेलेबल कितना है 18,000। ठीक है। द कंपनी हैज एन ऑर्डर फॉर 4,20,000 कैन फ्रॉम एन ऑयल कंपनी टू सप्लाई। 4,20,000 कैन का ऑर्डर है और देख भाई 30 कैन बनता है 1 घंटे में, 30 कैन बनता है 1 घंटे में, तो 1 कैन बनता है 1/30 में, तो 4,20,000 बनेगा 4,20,000/30 में। तो 4,20,000/30 मतलब कितना मशीन आवर लग जाएगा 4,20,000 डिवाइड बाय 30 मतलब 14,000। कितने घंटे थे 14,000 घंटा लगा, नो प्रॉब्लम, और भी अभी अवेलेबल है। मेरा ईयरली फिक्स कॉस्ट लगने वाला है 20 लाख। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 20 लाख। अब इसी बीच में टोकोन लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अनदर फर्म फॉर सप्लाइंग 60,000 प्लास्टिक मोल्डेड टॉयज। अचानक से कैन तो बनाता था, टॉय का भी एक ऑर्डर आ गया। प्राइस ऑफ टॉय है 60 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 50, तो कंट्रीब्यूशन कमाएंगे 60 - 50 10 रुपया, है ना। While this order would be acceptable for supplying the total quantity, अच्छा, while this order would be acceptable for supplying for total quantity is only on acceptance। आइदर पूरा क्वांटिटी दे या कुछ मत दे, आधा पर्दा नहीं लेगा। और पूरा क्वांटिटी लेता है तो स्पेशल मोड लगेगा 2,25,000 का, टू बी अक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द टॉय। टॉय के लिए एक एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगेगा 2,25,000। कैन के लिए पहले से 20 लाख लग रहा था, शायद 20 लाख था ना। द टाइम स्टडी एक्सरसाइज हैज रिवील्ड दैट 15 टॉय कैन बी प्रोड्यूस्ड पर आवर। 15 यूनिट बनेगा पर आवर, तो यूनिट पर आवर 15 टॉय का। ठीक है, पूरा एकदम समराइज हो गया, मजा आ गया। वो क्वेश्चन खत्म हो गया, वेरी गुड। एडवाइस करना है 4 पार्ट। पहला, वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉय इन एडिशन टू 4,20,000 कैन और नॉट। टॉय को मैन्युफैक्चर कर एक्सेप्ट करेंगे तो 10 रुपए का फायदा तो है, पर उतना घंटा है क्या मेरे पास। 18,000 घंटे में मेरा कैन ले गया 14,000 घंटा, कितना बैलेंस बचा 4,000 घंटा। हर घंटे में 15 यूनिट बना सकते हो, तो 4,000 घंटे में कितना बना पाएगा 4,000 इंटू 15 60,000 टॉय। एंड टॉय का डिमांड भी कितना था 60,000। एकदम एक्सेप्ट करेंगे, एकदम एक्सेप्ट करेंगे। कारण क्या, मेरा तो भैया फायदा ही होगा। कितने का फायदा होगा 10 रुपया पर यूनिट, तो 60,000 टॉय में 60,000 इंटू 10 6 लाख, पर एक फिक्स कॉस्ट भी लग जाएगा 225। कितना हो जाएगा 37। पार्ट 1 डन। अब पार्ट 2 में बोला है वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मोल्डेड टॉय इफ ऑर्डर ऑफ कैन इंक्रीज टू 5,40,000। 5,40,000 कैन हो गया, 5,40,000 कैन हो गया, तो कितना घंटा ले लेगा कैन भाई, कितना मशीन आवर ले लेगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 30 कितना होगा 18,000 घंटा। और घंटा भी कितना है 18,000 घंटा, तो ये 18,000 घंटा तो पूरा ले लिया। तब एक ऑप्शन क्या कि हम टॉय को एक्सेप्ट करें और कैन को रिजेक्ट करें। वो करना चाहिए क्या, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। अब तुम लोग एक बात को ध्यान दिया, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है और ये यूनिट पर आर है। अगर आर पर यूनिट रहता ना तो डिवाइड करते तो कटता, यहां पे डिवाइड करने पे नहीं कटेगा, यहां पे इंटू करेंगे तो कटेगा। देख कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगला यूनिट पर आर,
इंटू करेंगे तो कटेगा ना, तो इंटू कर तो देख कितना आएगा, इधर 180 इधर 150, फायदेमंद क्या है कैन, हम तो भैया कैन को लेंगे, टॉय तुम जाओ भाड़ में। क्या हम लोग मोल्डेड टॉय को एक्सेप्ट करेंगे? नो। पार्ट 3। अब इसी बीच में मेरी लाइफ में एक सब कॉन्ट्रैक्टर आता है। वाइल सब कॉन्ट्रैक्टर इज विलिंग टू सप्लाई द टॉय, सब कॉन्ट्रैक्टर आता है, बोलता है तुमको टॉय सप्लाई करेंगे आइदर पूरा या पार्ट में, और द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट एन ऑल इंक्लूसिव रेट ऑफ 57.5। बोलता हूं तुमसे उसके लिए 57.5 रुपया लेगा। अब देख मैं टॉय को बेचता हूं 60 रुपए के रेट में, खुद बनाते 50 लगता और 2.25 भी लग जाता, सब कॉन्ट्रैक्टर है 57.5 रुपया लेगा। What would be the minimum excess capacity needed to justify the manufacturing of any portion of toy instead of subcontracting? खुद बनाए या सब कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके लिए मेरे को नंबर ऑफ यूनिट जानना है इन डिफरेंस पॉइंट। खुद बनाते टॉय को तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगता है 50, फिक्स्ड कॉस्ट लगता है 2.25। सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा लगेगा 57.5, खुद नहीं बना रहे, मोल्ड चाहिए नहीं, तो अरेंज डिफरेंस पॉइंट निकालेगा, फॉर्मूला चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 2.25 माइनस 0 2.25 डिवाइडेड बाय 57.5 माइनस 50 7.5, कितना आ जाएगा 30,000। यह है 30,000 टॉय। तो 30,000 टॉय से अगर कम है तब तो ऑप्शन जहां फिक्स कॉस्ट कम यानी सब कॉन्ट्रैक्ट करो, 30,000 टॉय से ज्यादा है तो ऑप्शन अच्छा जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम यानी खुद बनाओ। तो क्या बोला, व्हाट वुड बी द मिनिमम एक्सेस कैपेसिटी नीडेड टू जस्टिफाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय अगर 30,000 टॉय से ज्यादा रहे। पार्ट 3 डन। चलो आखिरी है पार्ट 4 और ये क्वेश्चन को करे खत्म। The company had an understanding that the order of can will be increased during the year on negotiation, और ये प्लान करता है कि भैया मैन्युफैक्चर करेंगे 4.5 लाख कैन खुद। फॉर यूटिलाइजिंग द एक्सेस कैपेसिटी, कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच जाएगा तो ये टॉय के भी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 15,000 टॉय, यानी आज के दिन ये 4.5 लाख कैन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सोचो तो कैन ये खुद बनाएगा, टॉय ये खुद बनाएगा कुछ, और बाकी टॉय को सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है या नहीं? कितना यूनिट ये खुद बनाने वाला है? कैन का 4,50,000, उसमें बोल तो कितना घंटा लग जाएगा? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30, कैन में 30 लगता है, 15,000 घंटा। टोटल घंटे कितने हैं मेरे पास? तो बाकी कितना बचा? 3,000 इसके लिए, 3,000 घंटा बचा। हम कितना बना पाएगा? 3,000 इंटू 15 45,000। पर टॉय चाहिए था 15,000, तो सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो एकदम नंबर सेट है, सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा 15,000, एकदम परफेक्ट है, ठीक। पर साल के एंड में देखा कि भाई कैन का ऑर्डर 450 नहीं 480 हो गया, तो हम खुद कुछ कम बनाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करेंगे। तो अगर प्रॉपर्ली नेगोशिएट किया जाता तो मेरा कितना लॉस जो आज के दिन कंपनी का सफर हुआ वो नहीं होता। तो देखते हैं अभी प्रॉफिट क्या हुआ, रियलिटी में क्या होता, पता चलेगा चेंज इन प्रॉफिट कितना आया। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देख, तो कैन में कितना आ रहा था? 6 रुपया। टॉय में खुद बना रहे कितना आ रहा था? 10। सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेचेंगे 60 में, पर खर्चा तो 57.5 लगेगा। कितना आएगा? 2.5। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले, 450 इंटू 6 27 लाख, 45,000 इंटू 10 450, 15,000 इंटू 2.5 37,500। ये मिलाकर कितना आने वाला जरा कैलकुलेट करना, 31,87,500 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। खुद कुछ भी बनाए ना तो मोल्ड तो लगेगा, तो 20 + 22 25। चलो 31,87,500 माइनस 22 25 कितना आने वाला है? 965। ये तो मेरा एस्टिमेशन था, मैंने ऐसा एस्टिमेट किया था, प्लान किया था, पर एक्चुअल में तो 4,80,000 बना दिए। तो हम ये सेम टेबल अगर वापस से दोहराए, कैन टॉय टॉय मेक सब कॉन्ट्रैक्ट, कितना यूनिट? 480। कितना लग जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय 30 16,000 था भैया, 18,000, बाकी 2,000 यहां पे गया,
तो जो बाकी 2000 टॉय के लिए गया उससे कितना टॉय बनेगा? 2000 इंटू 15 30,000। बाकी 10,000 सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो पता ही है, 6 10 2.5। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 480 इंटू 6 28,80,000। 30,000 इंटू 10 3 लाख। 30,000 इंटू 2.5 75,000। तो मिलाकर आएगा 28,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 75,000 32। फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 222,500 10,30,000। तो ये जो डिफरेंस आया मेरा प्रॉफिट का, इतना प्रॉफिट ये और कमा लेता अगर ये शुरू में ढंग से एस्टिमेशन करता। करेक्ट है? चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी होता है खत्म। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा मार्जिनल में डिसीजन मेकिंग चल रहा था उसका एक और सेगमेंट सर्विस कॉस्टिंग के साथ। अब वापस इसके अंदर में कोई बहुत डिफरेंट कंसेप्ट ऐसा है नहीं। जैसे कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, सर्विस कॉस्टिंग में मेरे को यहां पर सारा कैलकुलेशन करना है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नहीं, जहां रॉ मटेरियल WIP-FG एग्जिस्ट करे, ये सर्विसेज का निकालना है। कंसेप्ट सारा सेम रहेगा जैसा मार्जिनल में था, बस खाली प्रोडक्ट की जगह वर्ड सर्विसेज आता रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो सर्विस सेक्टर है उसमें खर्चा क्या लगा, प्रॉफिट क्या कमाना है, रेवेन्यू क्या आया, उसका बीईपी क्या है, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, उसका इंडिफरेंस पॉइंट क्या है, ये कैलकुलेट करना रहेगा सर्विस कॉस्टिंग में। तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर में मेरे को सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में अप्लाई करता है। एग्जांपल होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, ये सब कुछ। मेरा 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर में पहला मुझे कैलकुलेट करना है कॉस्ट रेवेन्यू रेट। अगला रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाना है फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट आया, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल रेवेन्यू कॉस्ट और एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, बीईपी, इंडिफरेंस पॉइंट, ये सब। अब इसके बेसिस पे आई थिंक 3 क्वेश्चन है, फटाफट करके खत्म करते हैं। अब जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। गोल्डन पैसिफिक एयरलाइंस लिमिटेड ऑपरेट इट्स सर्विसेज अंडर द ब्रांड गोल्डन पैसिफिक। The Golden Pacific route network spans prominent business metropolis as well as key leisure destination across the Indian subcontinent. जो गोल्डन पैसिफिक है, एक लो फेयर कैरियर लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, बहुत ज्ञान बांट रहा है, काम का आदमी चाहिए। Profit of Golden Pacific have been decreasing for several years. In an effort to improve the company's performance, consideration is being given to dropping several flights that appear to be unprofitable. यानी फ्लाइट में बहुत लॉस चल रहा है तो किसी फ्लाइट को ड्रॉप करना चाह रहा है। इनकम स्टेटमेंट फॉर वन सच फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लेह लद्दाख इज गिवन बिलो पर फ्लाइट। हर फ्लाइट का एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया है, मेरे को जानना है जो जो कॉस्ट माइनस किया, सारा रेलेवेंट कॉस्ट ही माइनस किया है ना, बाकी तो माइनस नहीं कर दिया। टिकट रेवेन्यू बोलता है 175 सीट है, 60% भरा हुआ है, 7,000 रुपया चार्ज करता है, रेवेन्यू निकाल के दिया 735, यानी न्यू दिल्ली से ले जाएगा, रेवेन्यू है 735। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट देखो दिया हुआ है 1,400 रुपया पर पर्सन, कैलकुलेट किया हुआ है 1,47,000, ये भी रेलेवेंट है, वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होता है ना। तो 588 कंट्रीब्यूशन तक नो झमेला, यहां तक नो झमेला। अब मेरा बहुत सारा खर्चा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जानना है इस पे कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट। पहला है सैलरी फ्लाइट क्रू का, सैलरी फ्लाइट असिस्टेंट का, और नीचे में कुछ कुछ नोट भी है, पढ़ते चलते हैं। मेंबर ऑफ फ्लाइट क्रू आर पेड फिक्स्ड एनुअल सैलरी, फिक्स्ड कॉस्ट है, जबकि फ्लाइट असिस्टेंट आर पेड बाय द फ्लाइट, इनको जितनी बार उड़ेगा उतने हिसाब से पैसा देगा, और फ्लाइट क्रू का फिक्स्ड है साल भर का। तो या जब साल भर का फिक्स्ड है, इस जगह उड़ाए या ना उड़ाए, खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, और जब ये लगेगा, ये अनअवॉइडेबल है, तब रेलेवेंट थोड़ी है, तो दिस इज माई इररेलेवेंट, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। पर जो मेरा फ्लाइट असिस्टेंट इसको दिया जा रहा है फ्लाइट के हिसाब से, उड़ेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, यानी ये मेरा कॉस्ट 31,500 आएगा ये। अब आगे बैगेज लोडिंग फ्लाइट प्रिपरेशन दिया हुआ है, नीचे देख क्या लिखा हुआ है, द बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंस इज एन एलोकेशन ऑफ ग्राउंड क्रू सैलरी एंड डिप्रिसिएशन। एलोकेशन है, जैसे वर्ड एलोकेशन या अपोर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन या रिकवरी या चार्ज, ये सब आए, ये अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, तो मेरा इररेलेवेंट हुआ, इररेलेवेंट हुआ तो इसको माइनस नहीं करेंगे। मेरा अगला है ओवरनाइट कॉस्ट ऑफ फ्लाइट क्रू एंड असिस्टेंट एट डेस्टिनेशन।
भाई डेस्टिनेशन में लोगों को रुकवाना पड़ेगा ना होटल में, और लोगों को होटल में रुकवाना पड़ेगा, उस पर खर्चा करना पड़ेगा ना, तो ये तो रेलेवेंट है। ले में जाएंगे तो रुकवाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं रुकवाएंगे, सो दिस कॉस्ट इज रेलेवेंट। फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली रेलेवेंट, उड़ेंगे तो फ्यूल कॉस्ट लगेगा, नहीं उड़ेगा तो नहीं लगेगा। मेरा डेप्रिसिएशन, ध्यान देना, डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑन ऑब्सोलेंस। एयरक्राफ्ट तो खरीदे हुए टाइम हो गया, खरीद लिए, उसका डेप्रिसिएशन है, रेलेवेंट कॉस्टिंग को याद करना। जो खरीद लिए सन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट इररेलेवेंट, तो माइनस नहीं होगा। मेरा लाइबिलिटी इंश्योरेंस है 147, इसके बारे में कुछ लिखा है क्या? लिखा है 1/3 ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसका 1/3 is a special charge assessed under flight GP022 because in the opinion of insurance company the destination of flight is in a high risk area। यानी इसका 1/3 स्पेशल चार्ज इसके लिए है, तो जो इसके लिए वही आना चाहिए, तो 1,47,000 का 1/3 निकालना क्या होता है? 49,000। फ्लाइट प्रमोशन 28,000, फ्लाइट को प्रमोट किया जा रहा है कि स्पेशल डेस्टिनेशन है इसीलिए, तो इसके लिए लगा 28,000। हैंगर पार्किंग फी फॉर एयरक्राफ्ट एट डेस्टिनेशन 7,000। द हैंगर पार्किंग फी इज अ स्टैंडर्ड फीस चार्ज फॉर एयरक्राफ्ट एट ऑल एयरपोर्ट। यानी अगर ले में रुकता तो 7,000 चार्ज करता, ले में नहीं रुकता तो कहीं और रुकता, उधर भी 7,000 लेता। यानी ले में रुकने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगा, तो ये भी क्या है? इररेलेवेंट। अगर फ्लाइट GP022 इज ड्रॉप्ड, गोल्डन पैसिफिक एयरलाइन हैज नो ऑथराइजेशन एट प्रेजेंट टू रिप्लेस इट विद अनदर फ्लाइट। यानी अगर इधर नहीं उड़ाए तो ऐसा नहीं कहीं और उड़ा के कमा पाते, यानी देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो माइनस करते मुझे मिलेगा मेरा रेलेवेंट प्रॉफिट क्या आया? सो 5,88,000 माइनस 31,500 माइनस 12,600 माइनस 238 माइनस 49,000 माइनस 28,000, कितना आएगा? 228,900। तो ये जो लॉस लगा था ना, इसमें तो सारा उलझुल खर्चा भी माइनस कर दिया, खाली रेलेवेंट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है 228,900। डन है, चलो डन। फटाफट करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ प्रीमियर हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देख, रेवेन्यू दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, बेड कैपेसिटी कॉस्ट बोलता है फिक्स कॉस्ट है, पर नंबर ऑफ बेड के बेसिस पे वेरी करेगा। स्टाफ कॉस्ट जनरली फिक्स ही रहता है, एंड प्रॉफिट दिया है। हॉस्पिटल चार्ज करता है हर एक पेशेंट से 650 रुपया पर डे, 650 पर डे चार्ज करता है, और टोटल इतना रुपया चार्ज किया गया है, तो इससे नंबर ऑफ पेशेंट डेज मिलेगा। तो बोलेगा पेशेंट डे क्या होता है? 650 रुपया चार्ज कर रहे हैं पर डे पर पेशेंट। अरे यार एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन देखे। फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ प्रीमियर हॉस्पिटल फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रेवेन्यू देखो दिया हुआ है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, बेड कैपेसिटी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, पर ये वेरी करता है विद नंबर ऑफ बेड। स्टाफ कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। मेरा हॉस्पिटल चार्ज करता है ईच पेशेंट 650 रुपया पर डे, हर एक पेशेंट से एक दिन का लेता है 650। तो एक बात बताओ, रेवेन्यू कैसे होगा? 650 रुपया लिया पर डे पर पेशेंट, तो जितने डेज जितने पेशेंट थे मल्टीप्लाई करके तो रेवेन्यू आया होगा। यानी जैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे 650 से, मुझे पेशेंट डे मिल जाएगा। पेशेंट डे का मतलब क्या? कितने पेशेंट कितने दिनों तक रुके थे, और कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा पेशेंट डेज। एक बार कैलकुलेट करके बताना, एक मिनट। 17,000 वेट, हमारा पेशेंट डेज आने वाला है 17,520। ठीक है, चलो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ये देख दिया हुआ है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो रेवेन्यू पता है 650 पर पेशेंट डे, सेलिंग प्राइस, तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना चाहिए पर पेशेंट डे, तो 26,28,000 बाय 17,520 जाएगा 150। जैसे बताए कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे कितना आ जाएगा? 500। ठीक है यहां तक?
अब आगे बोलता है इसके पास कैपेसिटी 60 बेड का है जो 24 आवर पर डे चलता है फॉर 365 डेज। The hospital has minimum departmental personnel requirement based on the total annual patient day and following table gives the salary to be paid। यानी जितना पेशेंट देगा उसके हिसाब से सैलरी एम्प्लॉय को रखेगा और सैलरी देगा। ठीक है, तो आज के दिन 17,520 था ना पेशेंट डे, तो 17,520 इस रेंज में फॉल किया तो 35,10,000 देखो आया हुआ है, विच इज परफेक्टली फाइन। अब पहला मुझे कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पेशेंट डे। अब भाई बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे यूनिट क्या है? पर पेशेंट है। अब मेरा फिक्स कॉस्ट में क्या है? ये बेड कैपेसिटी भी फिक्स्ड है, स्टाफ कॉस्ट भी फिक्स्ड है, मिलाकर देखो तो कितना आएगा? आई थिंक 90,40,000 नहीं 80,40,000। $45,30 + $35,10 डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर डे, वो है 500। कितना आ जाएगा ये? 16080। ठीक, पर रुको, 16080 पेशेंट डे आया, देखो तो क्या वो इस रेंज में फॉल किया था? मैंने तो 35,10,000 वाला कॉस्ट लिया, यानी मैं एज्यूम कर रहा हूं बीपी इस रेंज में आएगा, पर ये तो 16,080 है, यानी बीपी तो इस रेंज में चला गया। और अगर इस रेंज में चला गया बीपी, तब जो मैंने फिक्स कॉस्ट 35,10 लिया बीपी के लिए, वो फिक्स कॉस्ट गलत है। तो आइडियलिस्टिकली 35,10 नहीं लेना चाहिए था, 33,80,000 लेना चाहिए था। नाइस क्वेश्चन। सिंस ये जो आया वो तो 35,10,000 के बेसिस पे आया, पर वो इस रेंज में फॉल नहीं गया, पिछले वाले रेंज में था, तो मुझे वापस से बीईपी निकालना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? 45,30,000 प्लस 33,80,000 कितना आएगा? 79,10,000 डिवाइडेड बाय 500। देख तो कितना आया? क्या ये अब इस रेंज में फॉल किया? एकदम किया, तो आंसर है 15,820 पेशेंट डे। हो गया। फिर अगला बोलता है वापस से कैलकुलेट करो ब्रेक इवन डेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर हॉस्पिटल कैपेसिटी इज रेज्ड टू 80 बेड, पहले कितना बेड था? पहले 60 बेड था, अब 80 हो गया। इससे फर्क क्या पड़ता है? इसमें फर्क पड़ता है ना? तो बेड कैपेसिटी कॉस्ट वैसे तो फिक्स है, पर बेड के साथ में वेरी कर जाएगा। तो 45,30,000 था 60 के लिए, 45,30,000 था 60 के लिए, तो 80 के लिए कितना आएगा? 60,40,000। एक और फिक्स कॉस्ट है सैलरी। एक बार को तो 35,10,000 लेके आगे बढ़ते हैं, फिर रेंज में चेक करेंगे। चलो अगला बीपी निकाले, कितना आएगा? 95,50,000 डिवाइडेड बाय 500, ये आएगा 19,100। अब देखो तो 35,10,000 जो मेरा फिक्स कॉस्ट था, उस रेंज के अंदर में क्या ये बीपी फॉल किया? 19 से 100 इस रेंज में है, तो दिस बीपी इज परफेक्टली करेक्ट। डन है? तो चलो इसी के साथ हमारा ये वाला हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके साथ क्या लिखा है? एमएन अग्रवाल ओन्स अ गिफ्ट शॉप, अ रेस्टोरेंट एंड अ लॉज इन शिलोंग। शिलोंग में उसका एक गिफ्ट शॉप है, अगला एक रेस्टोरेंट है जहां जाके खाना खाते हैं, और एक लॉज है जहां आदमी रुकता है। टिपिकली ऑपरेट दीज ओनली ड्यूरिंग द सीजन पीरियड ऑफ 4 months इन अ ईयर। साल में खाली 4 महीना इसको ऑपरेट करता है, यानी 8 महीना खाली। फॉर द पास्ट सीजन द ऑक्यूपेंसी रेट इन लॉज वॉज 90%, लॉज 90% भरा हुआ था, एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन केस ऑफ गिफ्ट शॉप एंड रेस्टोरेंट वॉज 80%, और ये दोनों का जितना कैपेसिटी उसका 80% भरा हुआ था। मेरा रेलेवेंट डेटा फॉर पास्ट सीजन वर एज अंडर। अब देख सारा दिया हुआ है गिफ्ट शॉप के अंदर में, क्या रिसिप्ट या क्या सेल वैल्यू देखो दिया हुआ है। मेरा खर्चा लगा कॉस्ट ऑफ सेल, सप्लाई, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टोटल खर्चा माइनस करके प्रॉफिट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखता है पहला, कॉस्ट ऑफ सेल एंड सप्लाई वेरी डायरेक्टली विद ऑक्यूपेंसी रेट इन केस ऑफ लॉज एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी इन केस ऑफ गिफ्ट शॉप एंड रेस्टोरेंट। यानी कॉस्ट ऑफ सेल एंड सप्लाई ये डायरेक्टली वेरी करता है, जितना ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा उसके हिसाब से। मतलब इन शॉर्ट इसका नेचर क्या है? वेरिएबल।
अब आगे इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन आर फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 12 महीना। ध्यान देना, ये दोनों है पूरा 12 महीना के लिए, पूरा 12 महीना के लिए। सैलरी पेड आर फॉर द सीजन पीरियड यानी 4 महीना, एक्सेप्ट अ चौकीदार फॉर द लॉज। लॉज में एक चौकीदार है जिसको पूरा साल का पेमेंट हुआ है 400 रुपया पर मंथ के अकॉर्डिंग, यानी 4800 इंक्लूडेड है इसके अंदर में, जो पूरा 12 महीने का है। और जो बाकी बच गया 20,200 ये 4 महीने का है, और बाकी सब भी 4 महीने का है, फॉर द सीजन था। करेक्ट है? हाँ 20,400, सॉरी, ये आएगा 20,400, ये रहेगा 4 मंथ। परफेक्ट। अब आगे बोलता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड फिक्स चार्ज ऑफ इतना इतना एंड इतना फॉर गिफ्ट शॉप, रेस्टोरेंट एंड लॉज रिस्पेक्टिवली, यानी इसमें कुछ फिक्स पोर्शन है, कुछ वेरिएबल पोर्शन है। फिक्स्ड अमाउंट बता दिया। बोलता है बैलेंस अमाउंट वेरी करता है डायरेक्टली विद ऑक्यूपेंसी रेट इन केस ऑफ लॉज एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी इन केस ऑफ गिफ्ट शॉप एंड रेस्टोरेंट। फिक्स्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर द सीजन एक्सेप्ट इन केस ऑफ लॉज। लॉज कौन सा है? ये वाला, यानी इसके अंदर में फिक्स्ड और वेरिएबल है। अब जो मेरा फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो वैसे सीजन के लिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ लॉज, जहां पे 6900 सीजन का था और 3000 12 महीने का था, तो 9900 फिक्स्ड कॉस्ट होना चाहिए था, जो 9900 था, जिसमें 6900 क्या है 4 महीना के लिए, और बाकी 3000 क्या है 12 महीने के लिए। परफेक्ट चल रहा है। क्वेश्चन खत्म। अब आगे बोलता है मिस्टर अग्रवाल इज इंटरेस्टेड टू इंक्रीजिंग हिज नेट इनकम। द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। पहला, टू कंटिन्यू द ऑपरेशन ड्यूरिंग द सीजन पीरियड ओनली बाय इंसर्टिंग एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, जिसके द्वारा ऑक्यूपेंसी रेट 100% हो जाएगा लॉज में, 90 की जगह 100, एंड 90% हो जाएगा गिफ्ट शॉप एंड रेस्टोरेंट में, और ये 80 की जगह क्या हो जाएगा 90, पर चलेगा खाली 4 महीने का सीजन में। पर इसके लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए खर्चा क्या लगेगा 12,000। ये आया पहला ऑप्शन। एक और ऑप्शन क्या है, टू कंटिन्यू ऑपरेशन थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ 12 महीना, 12 महीना चलाओ, कंप्राइजिंग सीजन पीरियड 4 महीने का, ऑफ सीजन पीरियड भी 8 महीने का। Occupancy rate is expected at 90%, 40% during season period and off season in case of lodge. Lodge में 90 था, off season में 40% हो जाएगा, 8 महीना। और आगे बोलता है मेरा रूम रेंट आर बाउंड टू बी रिड्यूस टू 50% ऑफ ओरिजिनल रेट ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में जो रूम का रेट है उसको भी आधा करना पड़ेगा, तो जो रेवेन्यू आएगा वो जो नॉर्मली आना चाहिए उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। जबकि लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ गिफ्ट शॉप एंड रेस्टोरेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 80% एंड 30% ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन। यहां पर 80 था, 30 हो जाएगा ऑफ सीजन यानी 8 महीना में, और संग में हम श्योर यहां पे डिस्काउंट दिया जाएगा, और 5% डिस्काउंट दिया जाएगा ऑफ सीजन में, 5% डिस्काउंट रहेगा। मुझे डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, सजेस्ट करो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। तो एक काम करते हैं ना, पहला वाला ऑप्शन जब 4 महीना कंटिन्यू हुआ तो 190 हो गया, 90 की जगह 100 चल रहा है, 80 की जगह 90 चल रहा है। देखिए मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ने वाला है और खर्चा कितना बढ़ेगा 12,000 एडवर्टीजमेंट का। इनकम बढ़ा तो काम करो, नहीं बढ़ा तो मत करो। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो भैया ऑप्शन ए को तो देखेंगे 1 मिनट बाद। पहले जो दो झमेला वाला चीज था ना उसको सल्टाते हैं। एक हमारा सैलरी में कुछ लोचा चल रहा था और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कुछ लोचा है। पहले इसको सेग्रीगेट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है लोग का? गिफ्ट शॉप, रेस्टोरेंट एंड लॉज। गिफ्ट शॉप, रेस्टोरेंट एंड लॉज। पहला बात करते हैं सैलरी का। सारा सैलरी 4 महीने का दिया हुआ था, एक्सेप्ट 12 महीना एक जन का था, और वो किसका था? चौकीदार का था। और चौकीदार का सैलरी कितना था? 4800। तो बाकी था 20,400। और ये कितना कितना चल रहा है? 4800 4800। ये सिंपल सेग्रीगेशन था, मैंने सही लिखा। 4800 4 महीना, 4800 4 महीना, 25,200 में 4800 12 महीना, बाकी 20,400 8 महीना।
अब इलेक्ट्रिक को भी जरा सेग्रीगेट कर दें। कुछ पोर्शन है फिक्स्ड, और फिक्स्ड में भी कुछ 4 महीने का था, कुछ 12 महीने का, और बाकी क्या है, वेरिएबल। करेक्ट। अब मेरा फिक्स्ड वाला पोर्शन कितना देख दिया हुआ है, मेरा फिक्स्ड इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड फिक्स्ड चार्ज ऑफ 640, 1920, 9900, 640, 1920, और अगला 9900 है जिसके अंदर में 6900 सीजन का था और बाकी 3000 12 महीने का था। सेग्रीगेटेड। बाकी जो बचा वो वेरिएबल है, और मेरा वेरिएबल कितना बचेगा, इस 960 में से कितना निकला, 640, क्या बचेगा, 320। मेरा अगला 3200 में से 1920 गया, क्या बचेगा, 1280। मेरा 13500 में 9900 गया, क्या बचेगा, 3600। इतना सेग्रीगेशन डन। पहले इवैल्यूएट करते हैं ऑप्शन ए, जहां पे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा, खाली ये दोनों 80-90 बन जाएगा और ये 90-100 बन जाएगा, पर सीजन क्या चलेगा भाई, 4 महीना। करेक्ट है। तो चलो फटाफट प्रपोजल ए देखते हैं, मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा। रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखिए, खाली इंक्रीज कितना होगा, रेवेन्यू कितना होगा जरा देखिए। 48,000 था 80 में, अब 80 की जगह 90 हुआ, यानी खाली 10 बढ़ा, तो रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, 48,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10, कितना आने वाला है, 6,000। मैंने सही बोला। मेरा अगले वाले में 64,000 था 80 के लिए, वापस से 80 की जगह 90 हुआ, यानी 10 बढ़ा, कितना बढ़ेगा, 8,000। 64,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 10, और यहां पर 1,80,000 था 90 के लिए, अब हो रहा है 100, तो 1,80,000 था 90 के लिए, 10 और बढ़ गया, कितना बढ़ेगा, 20,000। यानी कुल मिला के रेवेन्यू बढ़ रहा है 34,000। मानते हो। अब देखिए मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना होगा। 2 वेरिएबल कॉस्ट था, वो तो पक्का बढ़ जाएगा। क्या क्या था 2 वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सप्लाई, जो देख दिया हुआ है 55 एंड 5 मिला के 60%। ऑब्वियसली अगर 100% सेल है तो ये सारा परसेंटेज सेल का रहेगा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 60% है पहले वाले में, कितना हो जाएगा ये, 6,000 का 60%, मेरे यहां पर है 55 और 10 मिलाकर 65%, कितना आएगा, 8,000 का 65%, 5200 शायद, और मेरा यहां पर 0 और 8% मिला के 8% है, तो ये कितना आ जाएगा, 1,600। आई थिंक मिलाकर 10,400। सही है, चलो डन। अब अगला मेरा क्या है, अब मेरा ये दोनों 12 महीने का था, यानी एनीवेज फिक्स कॉस्ट था, वो फिक्स ही पड़ा है। 80 की जगह 90 या 90 की जगह 100 होने पे खर्चा तो बढ़ नहीं रहा है। सिमिलरली सैलरी मंथ पे डिपेंड करता था, तो भी सेम रह जाएगा। अगला पता है क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेरिएबल पोर्शन, फिक्स वाला तो सेम रहेगा, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन चेंज होगा। तो 320 था 80 के लिए, 320 था 80 के लिए, 10% बढ़ा, कितना बढ़ जाएगा, 40। यहां पर 1280 था 80 के लिए, 10% बढ़ा, कितना बढ़ जाएगा, 160। 3600 था 90 के लिए, 10% बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 400। आई थिंक ये मिलाकर 600 आ जाएगा। करेक्ट। बस एक और एडिशनल खर्चा बढ़ रहा है, वो एडवर्टीजमेंट का था, कितना रुपया था, 12,000। बाकी सब तो सेम रह गया, ये मंथ पे है, ये मंथ पे है, ये मंथ पे है, एक वेरिएबल वाला बढ़ा दिए, बाकी सब तो इंक्रीज होने की वजह से कुछ बढ़ नहीं रहा है, वो सेम रहेगा। हम लोग तो ऐसे भी खाली इंक्रीज वाला निकाल रहे हैं कि सेल्स इतना बड़ा, इसे खर्चा क्या क्या बढ़ा, जो पहले खर्चा था वो अभी भी है तो सेम रहेगा, बस एक एडवर्टीजमेंट और सीधा टोटल में बढ़ाएंगे 12,000। देखिए तो मेरा नेट में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है,
11,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रपोजल ए प्रॉफिटेबल है। अब लास्ट एक और ट्राई करते हैं, प्रपोजल बी। दैट्स इट, फिर हमारे क्वेश्चन खत्म। प्रपोजल बी में थोड़ा एक्स्ट्रा लूचा है ना। 4 महीना भी चलेगा, 8 महीना भी चलेगा, जिसके अंदर में डिस्काउंट भी दिया जाएगा, ऑक्यूपेंसी भी कम रहेगा। प्रपोजल बी पहले रेवेन्यू कितना आएगा भाई, जरा देखिए। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखते हैं। जो सीजन वाला था वो तो चलो अभी भी चलेगा। अब ऑफ सीजन में देख क्या होने वाला है, 30% हो जाएगा। तो पहले 48,080 में था, अब 30% और सीधा आएगा, तो 48,000 बाई 8 इंटू 3, 18,000 रुपया आया शायद, पर 5% डिस्काउंट भी देंगे। माइनस करेंगे 5%, कितना आएगा, 17,000। पर ध्यान देना, ये तो 4 महीने का था, वो तो 8 महीने के हिसाब से आएगा। तो ये जो रेवेन्यू आया तो 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग आया, 8 मंथ्स में और क्या था, इंटू 2 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 34,200। ये बात समझ में आया ना, मैंने क्या किया। 48,000 था 80 के लिए, तो 30 के लिए क्या होना चाहिए था, ये पूरा था 4 महीना के लिए, तो 8 महीना के लिए क्या होना चाहिए था, -5%। सिमिलरली अब एक बार ये वाला भी कैलकुलेशन करें। 64,000 था 80 के लिए, 30 के लिए क्या होगा, 24,000। पर ये 4 महीना के लिए था, तो 8 महीना के लिए 48,000। माइनस करेंगे 5%, कितना आ जाएगा, 45,600। अब सिमिलरली ये वाला देखिए, 1,80,000 था 90 के लिए, तो 40 के लिए क्या आएगा, 8,000 आया, पर इसमें आधा डिस्काउंट दे देंगे, यानी वैल्यू कितना बचेगा, 4,000 इंटू 2। क्यों डिवाइड, ये 4 महीना के लिए था तो 8 महीना के लिए, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 40। ठीक, ये था 4 मंथ्स, डिवाइड बाय 4 इंटू 8। पर यहां पे 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा, माइनस कर देंगे 50%, तो 80,000 आना चाहिए। तो यह है मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। चलो एक बार ऐड कर दे, कितना आएगा, 159,800 शायद, करेक्ट है। चलो माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट सीधा प्रोपोर्शन तुम नहीं लगा सकता, जैसे पहले लगाए थे ना 60% नहीं लगा सकता। बोले क्यों, एक 8 और 4 महीने में झमेला नहीं, यहां पे डिस्काउंट दिया गया था, खर्चा में तो डिस्काउंट दिया नहीं जाएगा। तो यहां पे सीधा ऐसे करते हैं, 26,400 2 2400 मिलाकर 28,800। ये था 80 के लिए, 30 के लिए क्या होगा, ये था 80 के लिए, 30 के लिए क्या होगा, ये 4 महीने के लिए था, तो 8 महीना के लिए क्या होगा, कितना आएगा, ये 21,600। सिमिलरली मेरा अगला वाला है 35,200 6400 मिला के, ये था 80 के लिए, 30 के लिए क्या होगा, और वो 4 महीना था तो 8 महीना के लिए क्या होगा, कितना वैल्यू आएगा, 31,200। सिमिलरली ये 14,400 था 90 के लिए, तो 40 के लिए क्या रहेगा, इंटू 8 डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा, 12,800। चलो एक बार ये कॉस्ट को ऐड कर ले, 65,600। परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नाइस क्वेश्चन। चलो ये दोनों लाइन हो गया। अब इंश्योरेंस टैक्सेस ऑलरेडी 12 महीना था, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 12 महीना था, नो झमेला, वो सेम रह जाएगा। अब सैलरी पता है 4 महीना वाला जो था, अब 4 महीना वाला तो पीक सीजन में था, तो 8 महीना भी काम कर रहे हैं, तो वो लगेगा मेरा खर्चा। सैलरी को देख मैंने बांटा, ये तो सेम रह गया 12 महीना वाला, पर ये जो 4-4 महीने का था, अब 8-8 महीने का और लेना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो 8 महीना के लिए और बढ़ा, तो खर्चा भी 8 महीने का और लेंगे। कैसे करेंगे, इंटू 2 करके, कितना आ जाएगा भाई, 9600 9600 4800।
करेक्ट, ये मिलाकर आएगा शायद 60,000। ठीक है, चलो मेरा सैलरी वाला काम हुआ। मेरा अगला है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक के अंदर में 12 महीने वाला तो सेम रह जाएगा। पहला बात, ये 4 महीने वाले को भी इंटू 2 करना पड़ेगा। पहला होगा 1280, अगला आएगा 3840, 13,800। $18,920 शायद। एंड अगला वेरिएबल वाला भी बढ़ेगा। अब मेरा वेरिएबल वाला कैसे बढ़ेगा देखो तो, 320 था जब 80% था, तो 30 में क्या आने वाला है? $18,920। यहां पर आएगा 320 था, वेरिएबल जब 80 था, तो 30 में क्या होना चाहिए? पर ये तो 4 महीने का था, 8 महीना के लिए क्या रहेगा? आई थिंक 240। मेरा अगला दोनों कितना आएगा? सेम लॉजिक से लगाए, 1280। 80 के लिए था, 30 के लिए क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय 4 इंटू 8, 960। और मेरा ये 3600 था, 90 के लिए, 40 के लिए क्या होना चाहिए? इंटू 8 डिवाइड बाय 4, 3200। आई थिंक आएगा 10880 प्रॉफिट। यह आना चाहिए 10880 शायद, करेक्ट। तो इवेंचुअली हम लोग क्या करें, किस ऑप्शन को ऑप्ट करें? अब प्रपोजल ये क्या था? 12,000 का खर्चा करो, 4 महीना में सेल बढ़ा दो, है ना, वो जो पीक सीजन था। प्रपोजल भी क्या है? 8 महीना में और सेल लेकर आ जाओ। हम लोग दोनों प्रपोजल को अलग अलग क्यों, दोनों को संग में कर लेते हैं। प्रपोजल ए में 12,000 का खर्चा कर, जो 4 मंथ्स का चल रहा था सीजन, उससे 11,000 प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगला 8 महीना वैसे मिल रहा था, प्रपोजल भी फॉलो कर लो तो ये भी बढ़ जाएगा। तुम ये थोड़ी बोले ए करो या बी करो, हम दोनों करेंगे। कारण क्या? दोनों में मेरा फायदा हो रहा है, तुम दोनों को क्यों ना ले। यानी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहला 4 महीना में एडवर्टीजमेंट करके ऑक्यूपेंसी बढ़ाएंगे, अगला 8 महीना के अंदर में कंटिन्यू करेंगे। जब दोनों को संग में करेंगे तो मेरा फायदा दोनों प्रॉफिट मिलाकर 21,880 हो जाएगा। नाइस क्वेश्चन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन, हमारा चैप्टर होता है खत्म।